एक बड़ी फेमस लाइन है इकोनॉमिक्स में कि इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग सॉल्व्स इटसेल्फ, बट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या नुकसान हो जाएगा, कितनी जॉब्स घूम जाएंगी। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल लेवल पे एंजाइटी बढ़ती जा रही है। इज दैट एंजाइटी जस्टिफाइड? स्किल फर्स्ट करियर्स विल बी द फ्यूचर। अब वो स्किल फर्स्ट जाने के लिए ये होता है कि कौन से स्किल्स फिर, राइट? What do you see people doing wrong most commonly in using AI? Not realizing that the information that you're sharing is being shared somewhere. Purely from career moving standpoint, अगर मेरे को किसी को advice देनी हो, what should they be focusing on in the next 90 days or the next 6 months? What is a good place to start? I would say... Ladies and gentlemen, स्वागत है आपका एक और AI conversation में। ज़्यादातर AI conversations जो होती हैं वो या तो फियर मॉन्गरिंग की दुनिया बदल जाएगी और आप पीछे रह जाओगे, या टूल यूज़ के बेस पे रहती हैं। बट अगर आपको एआई एज अ सब्जेक्ट को पूरा एक्सप्लोर करना है तो आपको उसकी सोशल रियलिटी को, आपको उसकी इकोनॉमिक रियलिटी को, आपको कि आपकी डेली लाइफ में कैसे चेंज होगा, कि आपकी जॉब्स एक एंड पे कैसे चेंज करेंगी, वो भी हमने डिस्कस किया है। बट आपकी लाइफ में हेल्थ केयर कैसे चेंज होगा, एजुकेशन कैसे चेंज होगी, और इस पूरे गेम के ऊपर मैक्रो लेवल पे क्या चीज़ें चेंज हो रही है, क्या क्या नैरेटिव्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड, चाहे वो लोगों की एंग्जाइटी का नैरेटिव हो या लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ का नैरेटिव हो, उन नैरेटिव्स के पीछे का सच क्या है। दिस इज द कॉन्वर्सेशन आई एम हैविंग टुडे विद डॉक्टर नंदिनी सेठ, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट एआई एडुकेटर्स इन द कंट्री, एंड फ्रैंकली शी हैज़ सो मच टू से। दिस वॉज सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन कि मैं चाह के भी इसको और सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आप क्या टूल यूज़ करो जिससे आपकी जॉब लग जाए पे नहीं ले जा सकता। दिस वॉज सच अ इनरिचिंग कॉन्वर्सेशन जहाँ आपको एआई से रिलेटेड इतना सारा सच, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग, इतना सारा लेट्स से इंफॉर्मेशन पॉइंटर्स मिलेंगे कि आप एआई की रियलिटी को होल्ड कर पाओगे एज अ कॉन्सेप्ट, एज अपोज टू बीइंग अफ्रेड ऑफ इट। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट एआई विल डू टू योर लाइफ, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट वेयर माई जॉब विल बी एंड हाउ आई मेक मनी, दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन यू शुड बी लिसनिंग टू। दिस is Dr. Nandini Seth. I am Prakhar Gupta and you're watching the Prakhar Gupta Experience. अपना खाना ऑर्डर कर लो, अपनी वॉक पे चले जाओ, अपने जिम में चले जाओ, कानों में लगा लो इसको। एक बहुत टफ दिन था। Get relaxed and watch this conversation. Actually, जब मैं AI के बारे में खुद भी सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि दो बड़ी competing forces हैं। एक फोर्स एंग्जाइटी की फोर्स है जो बड़ी ज़ोर से बैकग्राउंड में लोगों को हिट करनी शुरू हो रही है। मैं कई बार आई एम सिटिंग विद एंटरप्रेन्योर्स और उनसे पूछता हूँ, और वो लोग एक्चुअली स्कैर्ड है एट हाउ मेनी ले ऑफ्स दे आर हैविंग टू डू, एंड ऑनेस्टली दबी आवाज़ में दे विल बी लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरे को इन सबको बोलना पड़ेगा घर जाओ। लोगों को पता लग रहा है थ्रू ट्विटर एंड लिंक्डइन की दिस वेव इज कमिंग। एट द सेम टाइम हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो लाइफ में चेंज आने वाला है, थिंग्स दैट विल चेंज इन योर लाइफ, वो भी बहुत स्पीड से आएगा। करेक्ट। आप यू वर टेलिंग मी दिस एग्जाम्पल ऑफ अ टूल दैट योर क्लास बिल्ड, की एक बच्चे के पेरेंट को अल्जाइमर्स है, वो दवाई लेना ना भूल जाए, तो उसकी ऑटोमेशन के लिए दे क्रिएटेड अ टूल, एंड दिस इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। मतलब अगर मैं अपने फ्रिज के साथ अटैच कर दूं तो मेरे को क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए कल के, और मेरे खाने के लिए राजमा चावल हैं कि नहीं, एब्सोल्युटली वो सब कुछ इवेंचुअली एक स्क्रीन के थ्रू। हाँ, मतलब जैसे नोवेलिटी यूज केसेस हैं, राइट? तो बोथ मी एंड माय पार्टनर, माय हस्बैंड, ही इज आल्सो वर्किंग इन एआई, वी आर बोथ मैथमेटिशियंस, सो हम लोग काफ़ी गीक आउट करते हैं ऐसी चीज़ों पे, राइट? अब हम बहुत नोवेल चीज़ों के लिए और बहुत कभी कभी मतलब पार्टली थोड़ी स्टूपिड चीज़ों के लिए भी एआई को यूज़ करते हैं, राइट? जैसे बाई आती है, रोज़ पूछती है खाने में क्या बनाना है, हमने ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है, हमें क्या पसंद है, हमें कितना प्रोटीन इंटेक दिन का चाहिए होता है, लास्ट 2 दिन पहले घर में क्या बना था, उसके बेसिस पे, और थोड़ा बहुत उसे आइडिया रहता है कि फ्रिज में क्या पड़ा है सब्जी वब्जी, उसके बेसिस पे वो आपको थ्रू आउट दे देता है कि ये बना, ये 2 ऑप्शन है, इनमें से जो दोनों का सामान भी पड़ा है, स्किल भी है बाई का, आपने 3-4 दिन से खाया भी नहीं है, प्रोटीन भी इनटेक हो जाएगा, तो ये बना के खा लो। ये एक बहुत ही ऐसे फनी, नोवेल बट ईज ऑफ लाइफ बढ़ाने वाला यूज़ केस है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल माय फादर इन लॉ, ही इज़ वेरी बिग, कि उनको ना वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि हम हर चीज़ जाके हम ज्योतिष से चेक कर आएंगे कि अभी समय कैसा चल रहा है, मेरी महादशा कैसी है, राइट? तो मैंने क्या किया कि मतलब आई थिंक मेरे को एस बहू का अवार्ड मिला इस बात के लिए कि मैंने पूरे परिवार की सबकी महादशा, अंतरदशा, प्रयत्न दशा लेकर उसको एक प्रोजेक्ट में फीड कर दिया कि कॉन्टेक्स्ट सेम रहे, उसका चेंज नहीं हो, वो भूलता नहीं है कॉन्टेक्स्ट। तो हम तो छोटी से छोटी चीज़ के लिए अब यही पूछ लेते हैं कि भैया देखो बता दो कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो सबका एनालाइज कर लेता है कि पापा के हिसाब से ये, मम्मी के हिसाब से ये, हस्बैंड के हिसाब से ये, बच्चे के हिसाब से, एंड में बता देता है कि सिंथेसाइज करके कि ये है। फ़नी पार्ट इज़ कि
बहुत ज़्यादा एक्चुअली सिमिलर बोलता है वो, जो इन पर्सन ज्योतिष जिनको बहुत सालों से ट्रस्ट किया जाता है वो भी बोलते हैं, इट इज़ एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट दे से. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ये सब हैं थोड़े नोवेल यूज केसेस जिनको ऑफ कोर्स आप अच्छे से क्राफ्ट करो और आप लो कॉस्ट तरीके से क्राफ्ट करो तो ये आपकी लाइफ को सिंपलर बना सकते हैं. एंड ऐसे आप और मैं मिलके अभी भी बैठेंगे तो हम 100 यूज केसेस निकाल लेंगे कि यार ये कितना सॉल्व हो पा रहा है, कैसे सॉल्व हो पा रहा है. बट जब ये आपके फाइबर का पार्ट बन जाती है ना कोई चीज़, इलेक्ट्रिसिटी अभी आपके फाइबर का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना अगर तो आपको बहुत एंग्जाइटी होगी. कनेक्टिविटी इस टाइम पे आपके फाइबर का पार्ट है. यू लूज योर वाईफाई राइट नाउ, इट मेक्स यू सुपर एंग्शियस, राइट, कि अरे क्या हो गया. बैटरी अगर आपके फ़ोन की 1% पे है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंग्शियस थिंग दैट यू नो पीपल आर एज फील कि अरे यार बैटरी नहीं है, चली गई है. मैं घर के बाहर हूँ और बैटरी खत्म हो रही है. मैं घर के बाहर हूँ और मेरी बैटरी खत्म होने वाली है. तो एनी टाइम देर इज़ डिपेंडेंस ऑन समथिंग ऑन योर डे टू डे लाइफ, देर इज़ पार्टनरिंग एंग्जाइटी विद इट, राइट. इलेक्ट्रिसिटी जाने की, पानी जाने की, बिकॉज हमारी बहुत डिपेंडेंस है. अब इलेक्ट्रिसिटी ना ऑफिस में जाती नहीं है क्योंकि उन्होंने सिस्टमाइज कर लिया है उसके मैकेनिज्म को, तो इसलिए वहाँ पर नहीं होती इतनी एंग्जाइटी. पता है अभी चला गया ना, अभी आ जाएगा ठीक करके. वो अभी तक AI के साथ ऑर्गेनाइजेशंस कर नहीं पाई हैं, वेयर देर इज़ अ फिक्स्ड रोल दैट AI प्लेज एंड देर इज़ फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ फॉल बैक फॉर कंपनीज है जैसे कि यार ठीक है इतना काम AI करेगा और इतना काम ना AI नहीं करेगा, तो जो नहीं कर रहा है ना आप उसमें अपना स्किल बढ़ाओ और उसमें आपको एक ट्रेजेक्ट्री दिख जाएगी बढ़ने की. अभी बहुत एंग्जाइटी एक तो इसलिए भी है कि a lot of youngsters in India do not know where we will land up. That traditional model of school गए, स्कूल से अच्छा अंडरग्रेड किया, अंडरग्रेड के बाद अच्छी मास्टर्स करी और ये रही नौकरी, that is shifting. And what is it shifting to? वो that is like a very shape shifting thing right now, क्योंकि इतना fluid है कि किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे होने वाला है, right? So that is one anxiety. The other anxiety is existing people who are at their jobs. उनको भी नहीं पता है कि कितना AI सही है, कितना सही नहीं है, कितना आएगा, कितना कंपनी अडॉप्ट नहीं करेगी. वो अपने मैनेजर के पास जाते हैं, वो अपने मैनेजर से पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. मैनेजर बोला AI स्ट्रैटेजी, वी हैव टू बी AI फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ गोना ब्रिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाहिए, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहिए. आप पूछो कि ऑपरेशनलाइज कैसे होगा, मैनेजर को भी नहीं पता. मैनेजर को क्यों नहीं पता? क्योंकि AI के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं. AI का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट व्हेन यू आर डूइंग एन एंटरप्राइज लेवल एग्जीक्यूशन इज़ द सेफ्टी एंड द गार्ड रेलिंग. टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बढ़ गई, लीगल गवर्नेंस ये उतना फास्ट बढ़ नहीं पाया, तो एक कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं उनका कि जहाँ पर गवर्नमेंट्स या लेट्स से लेबर बॉडीज़ या वो कोई बोले कि बस इतना, दिस इज़ वेयर वी मेक अ स्टॉप, राइट. उस पर आप एक और लेयर ऐड कर दो कि राइट नाउ all of the big tech firms that are creating AI products or they are creating LLM models or the ones that have trained their models right now in order to focus on adoption, वो लोग क्या कर रहे हैं, या तुम अडॉप्ट कर लो, थोड़ा सस्ता ले लो, तुम अडॉप्ट कर लो, तुम फ्री में ले लो, लेकिन अभी अडॉप्ट कर लो. उससे क्या हो रहा है कि देर इज़ नो रियल सेंस ऑफ व्हाट दिस कॉस्ट. मैं बोल रही हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ केस हो सकता है. प्रखर कैन कम टू मी एंड प्रखर कैन, नंदी मैं इतनी रिसर्च कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के लिए, मैं बोलूँगी प्रखर आप एक एजेंट बना सकते हो इसके लिए. अग्रीड, करेक्ट है ये. आप पूछोगे एजेंट को किस चीज़ पे ट्रेन करना है, मैं आपको लिस्ट ऑफ चीज़ें दे दूँगी. अच्छा आपको नंदी से बात करनी है, नंदी ने एक PhD लिखी है, नंदी ने ये पॉडकास्ट किया है, नंदी का ये सोशल्स हैं, ये बातें मैं करती हूँ, दिस इज़ माई एक्सपर्टीज़. आपने सब उस पर ट्रेन कर लिया, आपने बोला डिसेंट, कुछ एक्यूरेसी आ गई. आप नेक्स्ट स्टेज पे गए, आपने बोला यार नहीं सिर्फ नंदी के उस पर स्टॉप नहीं करना है, शी टॉक्स अबाउट AI बट सो डू अदर पीपल, राइट. वरुण टॉक्स अबाउट AI, वैभव टॉक्स अबाउट AI, सो मेनी अदर पीपल टॉक अबाउट AI. ऐसा करता हूँ, उनका भी ट्रेनिंग ले लेता हूँ, वो उठा के उसको भी अपने डेटाबेस में डाल देता हूँ. आई विल बी लाइक गुड, यू आर रियली ट्रेनिंग योर मॉडल वेल, अच्छा है. आप बढ़ाते गए उसको, बढ़ाते गए. एंड में ना आपके पास एक प्रोडक्ट निकला जिसने आपको एक क्वेश्चनेयर दे दिया, राइट. आपको पता ही नहीं है कि इसका कॉस्ट क्या होगा इन द फ्यूचर. आप कह रहे हो कि ये महंगा हो जाएगा? ये महंगा होगा. मतलब मैं जो खाली पीली चैट GPT से ऐसा वॉइस पे बात करता हूँ, वट एवर द कॉस्ट ऑफ इट राइट नाउ, एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है मंथली, दैट्स गोइंग टू गो अप. ऑफ कोर्स इट हैज़ टू गो अप ना. आप सैम ऑल्टमैन की बात सुनो तो सैम ऑल्टमैन सबसे पहले क्या पूछते हैं? सैम ऑल्टमैन इज आस्किंग यू आप कितने GPUs चाहते हो, कि आपके इंडिविजुअल ब्रेन को अगर मेरे को एक्सटर्नलाइज करना है तो कितने GPU लगेंगे.
कितने GPU लगेंगे? बताओ आप. आई हैव नो आइडिया. यू हैव नो आइडिया. हाँ. सैम ऑल्टमैन सेड मुझे 4 चाहिए. अच्छा 4 GPU में हो जाएगा. सैम ऑल्टमैन ने अपना बोला 4. मैंने मान लिया कि भाई ब्रिलियंट आदमी है. Einstein मेरा है. शायद 2 में हो जाए. हाँ. शायद मेरा 1 में हो जाए. ठीक है. 1 GPU और दुनिया की सारी जनता में से अगर आप ये भी उठा लो कि 20% चाहती है कि हमारा ब्रेन एक्सटर्नलाइज हो जाए, उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे पास उतने डेटा सेंटर्स नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए. तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे अभी कॉस्ट को बर्न कर रही है वो कंपनी कि वो दे रही है आपको फ्री में, उसको जितना कॉस्ट लग रहा है उसके पास उतना आ नहीं रहा है वापस, राइट. बट अभी क्योंकि अर्ली स्टेज अडॉप्शन है तो वो अडॉप्शन के लिए दे आर ओके टू डू दिस. वो नहीं होंगे इवेंचुअली जाके, राइट. अभी वो आपको हुक कर रहे हैं ताकि आप इसको यूज़ करते रहें, राइट. नॉट जस्ट इंडिविजुअली एज अ सोसाइटी, एज ऑर्गेनाइजेशंस. सबके पास बाद में तो इवेंचुअली सबके पास AI होगा ना, तो AI विल नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. सबको ये लग रहा है हम मिस आउट ना कर दें कुछ. ऑर्गेनाइजेशनली स्पीकिंग सबका पॉइंट यही है कि मेरा मिस नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एकदम से पता चला कि अरे यार ये तो बर्स्ट ही नहीं हुआ है AI बबल. मतलब जब हमारा .com बबल बर्स्ट हुआ था, इट्स नॉट लाइक ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेंट बर्स्ट, राइट. द वंस दैट वर एबल टू जनरेट वैल्यू, जिन्होंने समझा कि फिजिकल को फिजिटल कैसे डालना है, दे मेड मनी. उसी के ऊपर पिगी बैक करके जिन्होंने ये समझा कि सोशल कैसे बनाना है, सोसाइटीज़ को कैसे साथ में रहना है, दे अर्नड वैल्यू. उन्होंने कैसे मनी जनरेट किया? क्योंकि उनके पास लोग थे हु वर हुक्ड टू इट. या तो वो पेपर व्यू देने के लिए तैयार थे, राइट. लेट्स से हम कुछ ऐसा बात करें कि यार शादी.com है. शादी.com पहले न्यूज़पेपर में लोग बैठ के ऐड चेक किया करते थे, मंदिर जाकर रिश्ता लेकर आते थे. अब वही फॉर्मेट उन्होंने ऑनलाइन कर दिया. सेम चीज़ को, सेम फिजिकल फॉर्मेट को उठाकर हमने क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया. और उसके लिए आप भी पैसे देने के लिए तैयार हो, मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ. दैट इज़ वन फॉर्मेट. दूसरा फॉर्मेट ऑन द इंटरनेट क्या आया कि कैन वी कनेक्ट टू पीपल. बट कनेक्ट टू पीपल करने में कंपनी के लिए पैसा नहीं बन रहा था. उसके लिए पैसा कब बनना स्टार्ट हुआ? जब बहुत सारे लोग बहुत कनेक्ट हो गए, जब वो लोग उस मीडियम पे हुक्ड हो गए, और जब मुझे उनका इनफ बिहेवियर समझ आने लग गया कि मैं उनको ऐड दिखा सकूँ. तो दे आर एड कंपनीज, दे आर नॉट रियली सोशल कंपनीज, राइट. तो सोशल इज देयर कॉन्टेक्स्ट, जिसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, राइट. वो जितना अच्छा अपना कॉन्टेक्स्ट करते रहेंगे, उतनी अच्छी वो ऐड चलाते रहेंगे, उतना अच्छा एंड में कंपनी को डॉलर वैल्यू मिलता रहेगा, तो वो हो जाएगा. अब ये 2 फॉर्मेट्स बहुत अच्छे चले आफ्टर द बर्स्ट ऑफ द इंटरनेट sort of happened, right? Early 2000s के बाद. अभी AI के वो वाले फेज में जहाँ पे बबल बड़ा होता जा रहा है. अब उसके ऑल इनकम्पैसिंग बनता जा रहा है. कोड भी इसी से लिखवा लो, फोटो भी इसी से खिंचवा लो, एडिट भी इसी से करा लो, फिल्म भी इसी से बनवा लो, टेक्सचुअल तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं हम. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. किसी को भी नहीं पता कि जब ये बर्स्ट होगा तो व्हाट विल स्टे एंड व्हाट विल गो. हम बस हिस्ट्री को देखकर ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं समवेयर. जब भी कोई आके बोलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब सबसे पहले जाएगी, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि हिस्टोरिकली जब फिजिकल टू डिजिटल आया था तो वो फिजिकल वालों की नौकरियां या वो व्हाटएवर हिट हुआ. न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन कम हुआ, उसमें मैगजीन्स का सर्कुलेशन कम हुआ, राइट. मैगजीन में जो आर्टिकल शायद मैं हाई इंटेंट से पढ़ा करती थी, अब वो मैं शायद पॉडकास्ट फॉर्म में सुनती हूँ, राइट. तो वो ट्रांजिशन आया और उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ें थी जो शायद इजीली रेप्लिकेबल हैं, या ये वाली चीज़ें थी जिसमें तो ना बहुत ऑब्वियसली पता चल रहा है हमें कि यूज़ केस आ जाएगा. बट जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि प्रखर ने बड़ा अच्छा एजेंट बना दिया. अब कल को अगर वही एजेंट आपको 40,000 रुपया कॉस्ट करता है और आपको एक एम्प्लॉय 30,000 रुपया कॉस्ट करता है, जो कि 30,000 में वही सेम चीज़ करेगा, हेलुसिनेट भी नहीं करेगा, और आपके पास एक ह्यूमन टच है टू टेल इट कि यू नो तुम मेरे सारे पॉडकास्ट में बैठ के देख कि मैं लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कैसे डेवलप होता है मेरा, मे बी यू विल प्रेफर द पर्सन ओवर प्रेफरिंग द वो. तो कॉस्ट का ना किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो. इसलिए जब गोइंग बैक टू द थीसिस वे वी स्टार्टेड कि कोई अपने मैनेजर के पास जाता है और पूछता है कि क्या करना है, मैं क्या करूं, तो मैनेजर बोलता है AI सीख ले. बट सीख के क्या करना है और एग्जैक्टली क्या सीखना है वो किसी का मैनेजर नहीं बता पाता, क्योंकि ना ही तो मैनेजर को पता है कि कल को कंपनी में क्या अडॉप्ट होगा, ना ही तो मैनेजर को ये पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा LLM मॉडल मेरी कंपनी के साथ बेस्ट अलाइन करेगा, और ना ही उसको ये पता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मैं कैसे करूं ऑफ यूजिंग दिस AI मॉडल. सो आई थिंक दैट इज it's quite convoluted and it's quite complex, and a lot of times when
हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वी फॉरगेट कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है. हमें लगता है कि ये इट्स एज सिंपल एज स्किल आया है, पाइथन है, सीख लोगे तो बेटर जॉब मिल जाएगी. दैट्स नॉट व्हाट इट इज़ राइट नाउ, राइट? इट इज़ मच मोर. It is basically almost that bent जिसमें आपका पूरा humanity and your version of humanity and the way people operate, the way people interact, वो ही change हो जाता है. तो वो कैसे change होगा और वो कैसे evolve होगा, वो एक way to think about is कि किसी को नहीं पता. दूसरा way to think about is कि हम लोग co-govern कर रहे हैं, हम लोग co-design कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ही है कि हम उसे कैसे लेके जाएं. Right? So that's another more positive way to think about it. कि यार हम as a society या हम as let's say you're young, like let's say 20-year-old, मुझे क्या लगता है कि मैं इसे कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्या ease of life बढ़ा सकता हूँ, मैं क्या ये चीज़ अडॉप्ट करा सकता हूँ, मैं क्या अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकता हूँ ताकि मैं उस टाइम को सोशल कनेक्शंस में स्पेंड कर सकूँ. बिकॉज दैट इज़ अनदर थिंग दैट वी आर लूजिंग इन द फेस ऑफ सो मच टेक्नोलॉजी. आई थिंक those are more sort of the if I say this is the tree जो बहुत सारी branches हैं जिसके, और हम इतने सारी branches हमने काफ़ी quickly discuss कर ली, but I think हाँ that is where we stand कि किसी को नहीं पता है कि कहाँ जा रही है गाड़ी. मतलब एंड आई थिंक वो तो आपको बहुत रेजोनेंट चीज़ रहेगा. आप किसी से भी बात करोगे वो यही बोलेंगे कि हमें नहीं पता कहाँ जा रही है गाड़ी. एवरीथिंग इज स्पेक्यूलेटिव. टू दैट मैं तो ये भी बोलूँगा कि मैंने अब I've had the privilege of speaking to some of the top CEOs in the AI world, and they're very smart. सारे बहुत oh my god they're smart guys. But theoretical level पे जो कि somewhat मेरी educational expertise है, वहाँ पे I was like some places I'm not very convinced, you know. मतलब मैं तो ethical बात भी नहीं कर रहा, but ये किस तरीके से scale करेगा, क्या आपको actually idea है आप क्या बना रहे हो. For the first time ऐसा तो नहीं है कि आप एक ऐसा monster बना रहे हो जिसको आप बाद में rein back करके रोक ना पाओ, कि एक बार वो unleash हो गया तो उसके जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं. एक बड़ी फेमस लाइन है इकोनॉमिक्स में कि इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग सॉल्व्स इटसेल्फ. दिस इज जॉन मेनेट कीन्स. हाँ, बट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या नुकसान हो जाएगा, कितनी जॉब्स घूम जाएंगी, कितने लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, और क्या वो कंसर्न्स आपके दिमाग में आ रहे हैं. एंड आई एम नॉट श्योर कि कोई भी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स तो जी वॉर लड़ने में बिजी हैं, उनको तो पता ही नहीं है. सो नोबडी इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट. और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सोशल लेवल पे एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है. इज दैट ऑल्सो योर ऑब्जर्वेशन कि देर इज एन एंग्जाइटी, एंड इफ देर इज दैट एंग्जाइटी जस्टिफाइड कि जो लोगों को लग रहा है मेरी जॉब से रिलेटेड, मेरे फ्यूचर से रिलेटेड? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक डेफिनेटली अग्रीड दैट एंग्जाइटी इज गोइंग सिग्निफिकेंटली अप, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर. एंग्जाइटी कितने लेवल पर मेरा जॉब हिट करेगी वो भी हाई जा रहा है. मतलब if I'm being very honest with you, I think the most I observe this is people who are just about to start their jobs, or people who are early age in their jobs, and then people who are really top in their jobs. क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार मतलब डिसीजन मेकिंग अगर ऑटोनॉमस हो गया तो मैं डिसीजन मेकर हूँ, मेरा होगा क्या, राइट? जहाँ पर ये एंग्जाइटी बढ़ नहीं रही है बट एक्चुअली ऑलमोस्ट फ्यूल टू मोर टैलेंट फायर कर रही है स्कूल किड्स, यंग किड्स. वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ये पता ही नहीं है कि जब हम ग्रेजुएट करेंगे तो क्या सिनेरियो होगा, तो फिर स्किल बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं हम लोग. एनीबडी हु कैन बिल्ड एंड शिप फास्टर, उसका ज़माना होगा, तो एग्जीक्यूशन करना सीख लेते हैं. या दे आर लुकिंग इनटू थिंग्स लाइक अच्छा तो फिर अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी में चला गया तो क्या टेक्नोलॉजी में नहीं जाएगा, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ सडनली लुकिंग अप क्वाइट अ लॉट. Pools of sports culture is going up. Anything that is hands and crafty or artistic is going up. All of that diversion you are seeing for the younger generation. अब ये वाली younger generation है, ये 5-10 साल के बाद employability पे आएगी. I think इन लोगों को उतनी anxiety नहीं होगी. Of course चीज़ें भी तब तक settle कर गई होंगी. जो करंटली अभी वर्क स्पेसेस में है ना, उनकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ड्रिवन है एंटरप्राइज लेवल एंग्जाइटी से. बिकॉज अभी एंटरप्राइजेस को भी बहुत एंग्जाइटी है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग द बिग टेक ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि बैठ के बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरा AI पे स्टैंस क्या है. यू टॉक टू CEOs एक्सेट्रा, द स्टैंस यू आस्क देम, दे आर लाइक वी आर वेरी प्रो AI. व्हाट डज दैट मीन, राइट? वी आर वेरी प्रो privacy. What does that mean? We are very pro-ethical. We want to ensure that there are no biases that are AI models. What does that mean?
एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी को जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे हिसाब से. वो बातें हैं सिर्फ, राइट. बातों में मैं कुछ भी बोल सकती हूँ. बातों में मैं बोल सकती हूँ कि कल को मुझे प्रखर की ज़रूरत नहीं है पॉडकास्ट करने के लिए, एक रोबोट मेरे से पॉडकास्ट कर लेगा, रोबोट भी लर्न कर लेगा, राइट. बट that's all superficial things that we are talking about, right? What we need to really talk about it is क्या आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो? What is your, and I'm not going to say 1 year, 5 year, 10 year plan, क्योंकि I don't think 10 year का कोई प्लान बना पा रहे, but what is your 3 month, 6 month, 9 month strategy, right? आई फील कि टू अ गुड एक्सटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ना वो भी नहीं बना पा रही हैं अपने लिए, एंड इसकी वजह से जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ हैं, और इसकी वजह से वो हायरिंग डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं. तो जो करंटली ग्रेजुएटिंग बैचेस हैं उनकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हाई है. दे आर आस्किंग फॉर AI स्किल्स, बट उनके पास खुद लोग नहीं है जो कि AI स्किल्स को टेस्ट कर सके. दे आर आस्किंग फॉर AI स्किल्स, उनको इंटरव्यू में पता ही नहीं है कि टेस्ट कैसे करना है, किसी के पास AI स्किल है या नहीं है. तो आई थिंक a lot of future of work will now specifically also depend on what is the right process for hiring and how do you train individuals to actually fit that bill. बहुत सारी ऐसी AI adoption कर लिया है हमने कि CVs वेट कर लेंगे हम AI के थ्रू, या इंटरव्यूज़ को ऑनलाइन कर देंगे और फिर हम उन्हें वेट कर लेंगे. बट आर दीज द मोस्ट एफिशिएंट थिंग्स? नॉट रियली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि कोई फर्स्ट ऑर्डर से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन अच्छी कर सके, टीम को एक्सप्लेन कर सके कि इसकी डॉलर वैल्यू क्या है, राइट. अभी हम वो सब नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव क्रिएटेड सोल्यूशंस दैट आर नाउ सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम्स. We did not identify what were the problems that we were trying to solve with AI. हमने 2017 में पेपर आया, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, गूगल चुप होके बैठ गया. उन्होंने ही पेपर निकाला था, गूगल ब्रेन की टीम ने. उनको लगा ही नहीं था कि ये प्रोडक्शनाइज होगा, तो उन्होंने इतना फास्ट किया ही नहीं उसको, राइट. एंड OpenAI picked it up, they productionized it, they had good brains, good money, they launched it, and उसके बाद it has just been like, it's been growing like nobody's business. But again, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? मतलब अगर आप बहुत एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर सोचो, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो हम मैन्युफैक्चरिंग या मैनुअल लेबर को ऑटोमेट करना चाह रहे थे ताकि लोगों के पास और ज़्यादा टाइम हो, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके. उस टाइम पे बोला जाता था 4-day वर्क वीक का प्रॉमिस करके लोगों को कन्विंस किया गया था कि हमें मशीनरी लेकर आनी चाहिए टू गो फ्रॉम वो 4-day वर्क वीक. तो हमारा किसी का नहीं हुआ, राइट. अभी तक नहीं हो पाया. देन उसके बाद हमारा इंटरनेट वो आया तो बोला कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे. दैट वाज अ प्रॉब्लम दैट वी वर ट्राइंग टू सॉल्व, दैट यू नो पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर, तो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे. सोशल मीडिया आया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन. ईज ऑफ रीच बढ़ाएंगे, यू नो द वे कंपनी रीचेज आउट टू अ कस्टमर वो चेंज कर देंगे हम. पर्सनलाइजेशन लेकर आएंगे. आई विल सेल अ प्रोडक्ट विच इज़ जस्ट राइट फॉर प्रखर, ऑल ऑफ दैट. यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करने के लिए? इंटेलेक्चुअल लेबर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत थी. मतलब हाँ, हमने नॉलेज वर्क को ऑटोमेट करने की कोशिश करी. तो उसमें टू थिंग्स आर देन अपरेंट. क्या हम नॉलेज वर्क को ऑटोमेट कर पाए हैं, और अगर कर पाए हैं तो कितना? क्या हमारा गोल एज ह्यूमैनिटी नॉलेज वर्क को ऑप्टिमाइज करना होना चाहिए था, या नॉलेज को ऑन एन एग्रीगेट लेवल बढ़ाना होना चाहिए था? See, these are, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ना मैम, that is the difference between what capitalism rewards and what the direction of humanity should be. Correct. अगर यहाँ पे एक detailed, honest discussion करा जाए तो the meta structure of society, which is democratic capitalism, और उसके अंडर के जो decision making है, चाहे वो invisible hand से हैं या वो voting से हैं, उसके क्या consequences होते हैं ना, we are at the edge of that. और हम जैसे ही उस पहाड़ से नीचे झांक के देखते हैं, हम रियलाइज करते हैं shit, we might be in a place जो हमने इमेजिन नहीं किया था. This might be capitalism, because देखो शेयर होल्डर वैल्यू बनाने को तो है ना. सो ठीक है, चलो इस पे जाते हैं, शेयर होल्डर वैल्यू पे जाते हैं. ठीक है, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन जो AI क्रिएटर है, एंड आई एम गोना यूज दीज टर्म्स वेरी लूजली, बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो AI क्रिएटर है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो AI कंज्यूमर है. आई एम नॉट लुकिंग एट राइट नाउ द स्मॉल मीडियम स्केल. वहाँ मुझे जेन्युइनली लगता है कि बेनिफिट है, बट दैट इज अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ thing to discuss when we touch that base. But let's say an AI creator organization, let's say an OpenAI, let's say an Anthropic, right?
वो तो बेचारे अभी तक कमर्शलाइज नहीं कर पाए हैं ठीक से, राइट. बट कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि अभी तो हमारा इनिशियल फेज़ है, अभी तो हम अडॉप्शन बढ़ाएंगे, अभी तो हम यूज़र बेस बढ़ाएंगे, 100 मिलियन यूज़र कर पा रहे हैं हम इंडिया में कि नहीं कर पा रहे, अभी तो हमारा ये मेट्रिक है, राइट. तो मेट्रिक्स दैट दे हैव पिक्ड आर समवट डिल्यूजनल एंड राइट नाउ going from now Sam Altman vehemently denies that he never said that AI that ChatGPT will advertise. He did kind of hint to that in the early days where he said AI पे हम इस पे ChatGPT पे हम एडवर्टिजमेंट्स नहीं रन करेंगे. अभी वो वही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट. कि मैं अगर एक प्रॉम्प्ट डालती हूँ, मैं उस प्रॉम्प्ट में पूछती हूँ कि मेरे को वर्कआउट करना स्टार्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक आई शुड रिमेंबर, तो वो मुझे वर्कआउट की चीज़ें तो देता ही है, बट साथ में 2-4 एक्स्ट्रा 5-6 लिंक भी दे देता है कि मतलब आप ये कर लो. हाँ. या मैं जेमिनाई पे जाके कोई प्रॉम्प्ट डालती हूँ ना कुछ लर्न करने के लिए, तो वो मुझे बोलता है आप ये वाली यूट्यूब वीडियोस देख लो. क्यों? क्योंकि इन वाली यूट्यूब वीडियोस में ऐड होएगी और उससे ऐड से ओवरऑल उनका जनरेशन हो रहा है. तो उनका राउट 2-3 ही है कि एक तो हम अडॉप्शन को एक्सपेंसिव लाइक एक बार ये अडॉप्ट करा लें, उसके बाद हम उसे मोनेटाइज कर लें मंथली, पर इन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ग्रुप लेवल, वो जो भी वट एवर देयर मोनेटाइजेशन, द फ्रीमियम मॉडल से हम उसे मोनेटाइज कर लेंगे. सेकेंड मोनेटाइजेशन बिट फॉर देम इज हम एडवर्टाइज कर इसको मोनेटाइज कर लेंगे, राइट. अभी तक वो दोनों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता कि फ्रॉम अ कैपिटलिस्टिक स्टैंड पॉइंट ये कितना स्टेक होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है. लेट्स कम टू नाउ एन अडॉप्टर, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि ना अपनी एक एनुअल ईयरली मीटिंग में ये बोल दिया था कि वी हैव टू बी एन AI फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे के सारे लीडर्स को बोल दिया था कि आपके एनुअल ऑपरेटिंग प्लान का पार्ट होना चाहिए कि हम क्या AI अडॉप्ट करेंगे. अब व्हेन इट कम्स टू दोज पीपल जो कि वो कर रहे हैं, नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वो लोगों को निकाल रहे हैं अपनी जॉब से. दे आर फायरिंग पीपल, दे हैव बीन ले ऑफ्स, वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट ले ऑफ्स. Layoffs are, in my opinion, at least tech layoffs are a combination of two things. First, post-COVID, like during the COVID phase, there was actually hiring that was delta more than what was needed, and they are trying to stabilize that. That stabilization is coming in maybe a year or two earlier than it would ideally in the cycles would have come, क्योंकि अभी AI का एक्सपेंस का बहुत प्रेशर है, जो उन्हें पता है कि AI अडॉप्शन, AI एक्सपेंस का बहुत प्रेशर है. सो 2-वे प्रेशर हो गया है. उस 2-वे प्रेशर्स की वजह से सारे बिजनेस हेड्स या सारे P&L हेड्स को भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रीन दिखाना है, तो वो लोगों को निकाल रहे हैं. दैट्स वन रीज़न ऑफ ले ऑफ. अदर रीज़न ऑफ ले ऑफ इज़ जेन्युइनली आपने कोई टास्क था जिसको ऑटोमेट कर दिया, जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं. जब लोग जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस अबाउट द कंपनी. जब नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस अबाउट द कंपनी होती हैं तो क्या होता है, शेयर प्राइस वैल्यू गिरती है. जब शेयर प्राइस वैल्यू गिरती है तो क्या होता है, स्टेक होल्डर अनहैप्पी होता है. तुम स्टेक होल्डर्स को, कौन से स्टेक होल्डर को हैप्पी कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब and इसमें the only I feel the edge case is small medium organizations, and especially when I look at it from an entrepreneurial standpoint in a country like India, जहाँ पे हमारा ना प्रॉब्लम कभी भी, सबको लगता है हम बहुत नोवेल प्रॉब्लम करते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जीक्यूशन एट स्केल का. वो एग्जीक्यूशन एट स्केल क्योंकि हम कर पा रहे हैं इंडिया में, अडॉप्शन इज़ प्रिटी गुड फॉर टेक एंड फॉर AI यूज़ केसेस. तो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, जो किराना वाली दुकान थी ना, जो कि अभी तक अपना टैक्स नहीं करा पाता था ढंग से, उसको एक AI टूल मिल गया है जो कर पा रहा है और 100-200 रुपये में कर देगा. उसके लिए बहुत अच्छा है. जिसने, जो कोई स्मॉल फर्म थी 5 लोगों की, 5 लोग बहुत ओवरवेल्म रहते थे, उसका चर्न बहुत हाई रहता था, क्योंकि मैं स्टार्टअप हूँ, मेरे पास 5 ही 6 लोग हैं, उनसे ही मैं सब कुछ करा रहा हूँ. उनके थोड़े से वो वाले काम जो ऑटोमेट हो सकते थे वो मैंने ऑटोमेट कर दिया, तो थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरा एम्प्लॉय थोड़ा देर रुक रहा है मेरे पास ज़्यादा, या कुछ कॉस्ट सेव हो गई मेरी. एंड ऑल स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वहाँ के लिए बहुत अच्छे यूज़ केसेस हैं. एंटरप्राइज लेवल और इन लेवल्स पे आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग एटलीस्ट, मतलब. एंड ठीक है, आई ऑल्सो कम, ये मेरा बहुत ऐसे प्रिविलेज स्टैंड्स भी हो सकता है, राइट. मेरे को नहीं लगता कि मेरी नौकरी बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो शायद मैं इसलिए इस डायरेक्शन में सोच पा रही हूँ. शायद जो इंसान रोज़ ये सोच रहा है कि अरे यार मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, वो शायद इस मैक्रो लेवल पे सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए मोर इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरा इस मंथ एंड का सैलरी आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे को पिंक स्लिप तो नहीं मिल रहा है, राइट. आई थिंक a privileged stance, but I feel like at times when we talk about future of AI, एक stance जो शायद हमें सोचना चाहिए, detached हो, वो ज़रूरी हो सकता है, शायद. वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मैं थोड़ा इसको और पर्सनली कॉन्वर्सेशन को ले जाना चाहता था, बट द ब्रेथ ऑफ हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द वे यू पेंटेड आउट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. बट लेट मी मेक द स्टेक्स अ लिटिल मोर पर्सनल. एंड
इफ दिस एंग्जाइटी इज वैलिड एंड ये एंग्जाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी है और एम्प्लॉय लेवल पे भी है, तो इन द नेक्स्ट आई डोंट नो 1 2 3 चूज द लेंथ, बिकॉज एक तो एआई के साथ सारा टाइमलाइन फंस है. यू डोंट नो कि मैं 1 साल की बात कर सकता हूँ. हाँ राइट. नेक्स्ट स्टेज में भी नेक्स्ट स्टेज में what is going to become very irrelevant and what might rise up and become very relevant for people trying to work. Got it. This is a good way to think about it. बिकॉज आपने बोला कि मैं इसे पर्सनल उसमें रहती हूँ, ठीक है, तो मैं भी इसे थोड़ा पर्सनल साइड में लेके जाती हूँ, ठीक है. तो मेरे को बहुत जल्दी हेल्थ एंग्जाइटी होती है जैसे, राइट. मेरे को ऐसे लगता है कि इससे थोड़ा हार्ट रेट चेंज हुआ तो कुछ हो जाएगा वाला टाइप ऑफ चीज़. अब हेल्थ एंग्जाइटी को एट बे रखने का मेरा ओनली तरीका है कि मैं हेल्दी खाती हूँ और मैं जिम चले जाती हूँ, और उससे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग माई जॉब. इसके बियॉन्ड मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, तो एंग्जाइटी कम हो जाती है, राइट. थोड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट टाइम्स ना हम एंग्जाइटी एज अ वर्ड थोड़ा मतलब आई वाज टॉकिंग थोड़ा लूजली यूज करते हैं. एंग्स्ट है ये बहुत ज़्यादा. दिस इज़ नॉट अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एआई स्पेसिफिकली, इज अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद एंग्स्ट. कि यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है. मतलब इट इज़ दैट एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट की मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी. अगर नहीं रहेगी तो मुझे क्या करना है. वो तो एंग्स्ट को एड्रेस करने का अगर आप बहुत एकेडेमिकली भी देखो तो देर इज़ ओनली वन थिंग दैट दे से विच इज़ की एक्शन, राइट. अगर आप एक्शन ले रहे हो, एनी एक्शन इन दैट डायरेक्शन, आपकी एंग्स्ट रिजॉल्व हो जाएगी. अगर प्रखर को लग रहा है कि मेरे पास इतना काम है और मैं नहीं ही कर पा रहा हूँ वो काम, द मोमेंट ही स्टार्ट्स टू मेक अ लिस्ट, तो उसे ऑलरेडी अपने आप को रिलैक्स रखने लगता है. दैट इज़ द एक्शन फर्स्ट मॉडल. तो आई थिंक मोस्ट पीपल एटलीस्ट इन अ वे इन इंडिया इफ़ आई टॉक अबाउट, वो सोच तो ऐसे ही रहे कि मैं क्या एक्शन ले लूँ. क्या मैं कोई एक एडिशनल कोर्स कर लूँ, क्या मैं कोई एक स्किल गेन कर लूँ, क्या मैं ये वीकेंड की वर्कशॉप कर लूँ, या मैं ये 6 महीने का कोर्स कर लूँ. तो मैं उस वाले स्पेस में इफ़ आई टॉक अबाउट, तो आई थिंक स्किल फर्स्ट करियर्स विल बी द फ्यूचर. ये तो हम बहुत बारी आई थिंक बात भी कर चुके हैं कि अभी थोड़ा सा डिग्रीज एंड मतलब मैं तो खैर प्रोफेशनली भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वर्क विच इज़ मास्टर्स यूनियन, हम तो स्टैंड इसके लिए करते हैं कि यू बिल्ड फर्स्ट एंड इट्स अ स्किल फर्स्ट वर्क, राइट. अब वो स्किल फर्स्ट जाने के लिए ये होता है कि कौन से स्किल्स फिर, राइट. इसके मेरे पास एक अच्छा वाला आंसर है जो कि मैं शुगर कोट करके हर जगह पर देती हूँ, और एक है रियल आंसर. मेरे हिसाब से द शुगर कोटेड एंड ये वाला रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बेचा जाता है अभी इंटरनेट पे, तो वो मैं पहले दे देती हूँ. आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, आप एजेंट बनाना सीख लो, आप रैग पाइपलाइंस बनाना सीख लो. मतलब रैग पाइपलाइंस अभी थोड़ा बैड परफॉर्म कर रहे हैं, तो नॉलेज ग्राफ्स बनाना सीख लो. आप ये 6-7 चीज़ें बनानी सीख लो. आपको इसके लिए कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोड तो अब एआई लिख देता है. आपका करियर सेट हो जाएगा शायद 3 महीने के लिए, फिर एआई चेंज हो जाएगा, फिर क्या करोगे. तो मेरा इसका टफर रिस्पॉन्सेस कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले शायद डेटा साइंस में, फिर मशीन लर्निंग में, फिर ऐसे करियर ट्रेजेक्ट्रीज से आते हैं. आई माई सेल्फ कम फ्रॉम दैट करियर ट्रेजेक्ट्री, जहाँ पे जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज चेंज हुई हैं या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेंज हुई है ना, उनकी बहुत हाई अडेप्टेबिलिटी रही है इन चीज़ों पे, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशनल काम बहुत अच्छा किया हुआ था. तो मेरा हार्डर रिस्पॉन्स टू दिस इज़ कि पिक आउट की कौन सी फाउंडेशनल चीज़ें हैं दैट मेक यू गुड एट योर जॉब. वो फाउंडेशंस आप स्ट्रॉन्ग कर लो. अब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग फाउंडेशनल चीज़ है जो कि आप कॉन्वर्जेशनली थ्रू योर करियर डेवलप करते हो, बट कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट ऑर्डर नहीं है. जब आप बैठ के सोचोगे कि ये वर्ड्स नंबर्स में कैसे ट्रांसलेट होते हैं और इस नंबर को वो कैसे मेमोरी में सर्च करता है, या कॉन्टेक्स्ट विंडो इस नंबर के बेस पे कैसे डिटरमिन करता है, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये स्किल है. उस स्किल के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है? उस स्किल के लिए आपको वेक्टर्स सीखने पड़ते हैं. वेक्टर्स कैसे आते हैं? जब आप लीनियर अलजेब्रा 101 पढ़ते हो. अब जब मैंने वो लीनियर अलजेब्रा 101 पढ़ा था, टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैंने शायद 2008-9 में पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा पहली बार. जब मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा बेकार कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ यूज़ होगा. वो हम मीम्स बनते हैं ना कि टेल मी द लास्ट टाइम, टैक्स डालना सिखा देते और ये सब करके. तो मेरे को बिल्कुल वैसी फीलिंग आई थी. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी एंड मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा और मैंने कहा ये क्या है, इसको कहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं लाइफ में, राइट. एंड बॉय वॉज आई रॉन्ग.
राइट, एटलीस्ट इन माई करियर ट्रेजेक्ट्री. क्योंकि जब मैं ये सब पढ़ रही थी उसके थोड़े ही टाइम बाद विटरबी एल्गोरिदम, जो कि जिसे हम मार्कोवियन मॉडल्स भी बोलते हैं कि 3 वर्ड बताओ तो चौथा वर्ड आ जाएगा, which is the basis of LLM. which is the basis of LLM. और ChatGPT, Grok सब उस पे वो 2012 के करीब आया था. And that has everything to do with linear algebra. That is everything to do with linear algebra. Stochastic processes by default function on linear algebra. ये जो मार्कोव मॉडल हम बोलते हैं, ये मॉडल linear algebra पे बनता है, राइट? अब वो आया 2012 में, जिसको हमने बड़ा फर्स्ट टाइम फोन में आया था फीचर कि आपने लिखा हाउ आर और वो बोल रहे यू. क्या बढ़िया चीज लग रही थी कि अरे वाओ दिस इज क्रेजी, राइट. वो क्रेजीनेस को हमने और उसको डीप करा, ठीक है, क्योंकि अब ना डेटा ये वाला वही वाला बेंट ऑफ होता है कि टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे वो भी आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, राइट. एक तो मैक्रो लेवल वेव्स होती हैं लाइक एआई का इंट्रोडक्शन या इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, बट देयर आर ऑल्सो smaller sort of undercurrents which I say. The undercurrent then which followed it was कि डेटा प्रोसेसिंग सस्ती हो गई और क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई. उस टाइम पर क्या हुआ, अब मैंने बोला कि सिर्फ मुझे 2-3 या एक इंडिविजुअल के वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है. ये लो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के मैं बता सकती हूँ कि इसका सेंटिमेंट क्या है, जिसको हमने बोला नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सेम कॉन्सेप्ट था, सेम लीनियर एल्जेब्रा का एप्लीकेशन था वहाँ पर भी, जिसमें हमने मैट्रिक्स निकाला कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा दूसरा वर्ड पास में पड़ता है. उसके बेसिस पे क्या हम समझ पा रहे हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. थोड़ा सा उतना कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता था उस टाइम पर, क्योंकि उतना प्रोसेसिंग भी नहीं था. तो बट इतना कर पाए हम कि न्यूज़पेपर पढ़ के, या अगर किसी ने कॉमेंट लिखा है तो क्या मैं कॉमेंट को पढ़कर सेल्फ उस पर ये डिटरमिन कर पा रही हूँ कि इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. एटलीस्ट इतना कर पा रही हूँ, नहीं रिस्पॉन्स नहीं लिख पा रही थी मैं. ये रफली हमारा डीप लर्निंग वगैरह का था. तो ऑफकोर्स ब्रिलियंट पीपल इन द वर्ल्ड थॉट कि यार इसको सिर्फ टेक्स्ट पे क्यों रखना है, इसको थोड़ा कंप्यूटर विजन पे डाल देते हैं. मैं फ़ोटो पे भी कर लेती हूँ. तो जब मोबाइल फ़ोन देखकर आपका फ़ोन अनलॉक होना शुरू हुआ या फेसबुक ने आपको बताना स्टार्ट किया कि इज़ दिस यू, जब फर्स्ट टाइम वो आया था वो भी बड़ा मैजिकल लगता था. अगेन लीनियर एल्जेब्रा, क्योंकि आपकी फ़ोटोग्राफ के 3 मेट्रिक बनते थे, एक रेड मेट्रिक, एक ब्लू मेट्रिक और एक येलो मेट्रिक विच इज़ द प्राइमरी कलर्स. उसकी इंटेंसिटी का एक और मेट्रिक होता था हर कलर की, और ये मेट्रिक्स जो नंबर्स थे उन नंबर्स को प्रोसेस किया जाता था. और ये बोला जाता था कि जब नंदिनी की फ़ोटोग्राफ आती है तो नंदिनी के आई के पॉइंट पे ना ये कलर्स होते हैं और उनकी ये इंटेंसिटी होती है, और उसको बार बार चेक किया जाता था कि ये सेम है तो ओ इज़ दैट यू. इसी वजह से स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो आपकी फैमिली मेम्बर्स को कभी कभी आपका फेस वो कर दिया जाता था. इफ़ यू लुक वेरी सिमिलर, मेरी मम्मी और मेरी शक्ल काफ़ी मिलती है, तो कभी वो मेरी मम्मी की शक्ल पे जाके बोलता था इज़ दिस यू, राइट, क्योंकि बहुत सिमिलर फीचर्स हैं, सेम कलर एंड सेम डेप्थ इंटेंसिटी सेम पढ़ी जा रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो मॉडल अभी उतना अच्छा नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में, तो वो कंप्यूटर विजन वाले उसमें चला गया, राइट. इस टाइम तक आते थे, दिस वाज 2015-16. इस टाइम पे लैंग्वेजेस भी थोड़ी ईजियर हो गई, जब अगेन अंडर करंट ऑफ दिस वाज अब मेरे पास डेटा है, डेटा चीपली प्रोसेस हो पा रहा है. डेटा प्रोसेस करने के लिए व्हेन क्लाउड हैपेंड, इसका मतलब ये था कि यार मेरे को ना बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मशीनरी की ज़रूरत नहीं है डेटा प्रोसेस करने के लिए. पहले इट वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन मेरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या नहीं है, वो हमने आउटसोर्स कर दिया. मतलब AWS आ गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आ गया, हमने इनको बोला कि यार आपके ऊपर ही प्रोसेसिंग होएगी, आप संभालो ये वेट, मैं आपको एक कॉस्ट या फ़ी दे दूंगी, आप प्रोसेसिंग कर लेना. तो दैट अंडर करंट प्रोसेसिंग का में एक और अंडर करंट आया कि लैंग्वेजेस बहुत सिंपलर हो गई. इस टाइम पर अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया R और पाइथन का, विच वॉज स्लाइटली मोर ईजियर टू राइट इन एंड कोड इन लैंग्वेजेस. तो ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट करनी स्टार्ट करी. डेटा भी चीप था, डेटा प्रोसेसिंग भी चीप थी, लैंग्वेजेस भी सिंपलर हो गई, तो और मॉडल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. तो उसके बाद ऐसे करके फिर 2017 में पेपर आया. इस सबका कल्मिनेशन था वो पेपर, विच इज़ अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, क्योंकि उसने बोला कि अभी तक हम सब चीज़ पढ़ पा रहे हैं. हम ये पढ़ पा रहे हैं कि अगर आप 2 वर्ड लिख रहे हो तो उसका 3rd वर्ड क्या होना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ें हम मिस कर रहे हैं. पहली चीज़ कि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हैं. जब मैंने बोला पाइथन, तो आपने नहीं पूछा कि मैं स्नेक की बात कर रही हूँ या कोडिंग लैंग्वेज की. क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन में आपको पता है कि मैं कोडिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूँ. कंप्यूटर को नहीं पता. कैसे हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. और सेकंड चीज़ ये आई कि क्या अब जब तुझे कॉन्टेक्स्ट पता है, सिर्फ नेक्स्ट वर्ड लिखने की बजाय
तुम नेक्स्ट बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। अगर मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि तुम पैटर्न से कॉन्टेक्स्ट समझना शुरू कर दो और तुम्हें ऑलरेडी ये एल्गोरिदम्स आते हैं और हमें पता है प्रोसेसिंग चीपर है, तो विल यू बी एबल टू गिव इन्फिनिट टेक्स्ट, गिव टेक्स्ट which is not infinite but yeah, like to a good extent. Right. वो फिर उसने देना शुरू कर दिया। that was the academic paper in 2017 जो कि आया। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरे लिए तो 2009 में लीनियर अलजेब्रा से। मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि मैं कल को 2 साल बाद या 4 साल बाद जो भी AI फॉर्म लेगा, I refuse to believe कि linear algebra will not be a part of it, and that is just one example that I'm telling you. So my thought is, learn the harder things, learn the harder foundations which are beyond first order. ये अगर आपने सीख लिया तो मेरे हिसाब से you become top 1% knowledge work के उसमें। एंड अभी इसी की वजह से जो AI जो हमें एंग्जाइटी दे रहा है, वो ही हमें बहुत ज़्यादा एक फ्री रिसोर्सेज भी तो दे रहा है। मतलब डेमोक्रेटाइज्ड है एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना पड़ा, किसी अच्छे प्रोफेसर को मुझे पढ़ाना पड़ा और मुझे एक महंगी बुक खरीदनी पड़ी, जिसके बाद मैं समझ पाई कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। अभी नहीं है ज़रूरत उसकी। अभी हमारे पास इतना डेमोक्रेटाइज्ड है सब कुछ कि कोई हमारा पॉडकास्ट सुन के हिंदी में ChatGPT से पूछ सकता है कि मेरे को लीनियर अलजेब्रा समझा दो, फिर वो समझाएगा। फिर उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है तो बोलेगा नहीं अभी भी समझ नहीं आया, और सिंपल टर्म्स में समझा दो, फिर वो और सिंपल टर्म्स में समझा देगा। आप जितना मर्जी लेवल लो जा सकते हो, हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हम तो क्लासरूम में होते थे, उस टाइम पे तो नहीं होता था कुछ ऐसा सब करने का। अभी आपकी लर्निंग जर्नी पूरी पर्सनलाइज हो सकती है अगर आपको बस आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से हार्डर स्किल्स हैं जो कि रहेंगे। मेरे हिसाब से 3 है। मैथ फाउंडेशंस, मैथ स्टैट्स ऑप्टिमाइजेशन, ये वाले मैथमेटिकल फाउंडेशंस। प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर समझ आना अच्छे से। अ लॉट ऑफ पीपल से कि प्रोग्राम AI लिख देगा आपके लिए, सही है, कोड AI लिख देगा। प्रोग्रामिंग के हमेशा there are 2 components to programming if I can put it. One is the thinking component, one is the writing component. हमारी जनरेशन जो है वो राइटिंग को एज अ मीन्स ऑफ थिंकिंग यूज़ करती थी कि यार लिखते रहूँगी ना, अब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गलत हो रहा है। अब आपको राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थिंकिंग अभी भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप AI से थिंकिंग कराओगे वो कहाँ पे ब्रेक करेगा आपको कोई आइडिया नहीं है, फिर वो ब्रेक कर जाएगा प्रोडक्शन में। और फिर वही बहुत सारे एग्जांपल्स जिसके ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर लोगों को लगता है कि उन्होंने सही कोड लिखा है बट उन्होंने सही कोड लिखा नहीं होता है, राइट। तो प्रोग्रामिंग कैसे, हाउ डू यू थिंक थ्रू अ प्रोग्राम, दैट इज़ one other skill. So math, stats, this, and programming, how do you think through these skills? And कुछ चीज़ें हैं वो बहुत वेल डिफाइन हो गई हैं अब। फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, जिसको हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा डेटा साइंस और डेटा मॉडलिंग बोला करती थी, फिर मशीन लर्निंग थोड़ी बजी वर्ड हो गया, एंड नाउ नैरो AI बोलते हैं उसको, कि AI फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, राइट। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स के फंडामेंटल्स फिक्स्ड है कि वो कैसे फंक्शन करता है, उसका इंट्यूशन समझना, या LLM की मैं बात कर रही हूँ आपसे, उसका इंट्यूशन समझना कि कैसे फंक्शन कैसे मैकेनिक्स क्या है, आई थिंक कि जादू नहीं है वो, देयर इज समथिंग हैपनिंग, वो पता होना चाहिए। दैट लेवल ऑफ स्मार्टनेस इज नीडेड राइट नाउ। लाइक आई एग्री कि बहुत एंग्जाइटी है कि यार जॉब्स चली जाएंगी। जिस जॉब में दिमाग नहीं लग रहा था उस जॉब को पहले ही हमें नॉलेज वर्क बोलना नहीं चाहिए था। हम बोलते थे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ हम बोल देते थे, राइट। कॉर्पोरेट लैंग्वेज है ना, कॉर्पोरेट वोकैबुलरी है। करेक्ट। ये क्या है, पिछले 10 साल का ही है ना। मतलब आप हमारे पेरेंट्स की, माय मॉम वाज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ लार्जर चंक ऑफ हर जॉब. She was just counting notes. Right. It was only much later that she went into policy side and demonetization, macroeconomic policy of that. She studied economics but was counting notes. But हम बोल देते थे उसको कॉइन नोट एग्जामिनर बोल के, हमने उसको पॉपुलराइज कर दिया था कि नॉलेज वर्क का पार्ट है, दिस इज लाइक नॉट रेपिटेटिव, राइट। तो अब आप begs the question कि knowledge work होता ही क्या है. There are of course accepted definitions in management, but क्या हम सारी jobs जिन्हें knowledge work बोलते थे वो सच में knowledge works हैं या फिर नहीं है. तो knowledge work में ये वाले harder skills matter करेंगे. कोई चीज़ जो कि to begin with knowledge work नहीं थी, शायद नहीं. आप actually मैं एक point आपने जो बोला वो compress करूँगा and then I'll ask you about something. I think बहुत insanely interesting insight है for anybody listening. मेरा personal learning method ये होता था, if I was fascinated by suppose a subject, और मेरी पढ़ाई बहुत academic रही है, it's been books and professors and research papers myself.
तो आपका एक एंट्री पॉइंट होता है, यू गेट इन फ्रॉम समवेयर और आप उसके बारे में जो पढ़ सकते हो वो आप पढ़ते हो. देन यू शुड अंडरस्टैंड द कंटेनर. अगर आपको फिजिक्स के ब्रॉड रूल समझ आते हैं ना, आपकी इंट्यूशन सही होगी. उसके बाद जब आप सेकंड थर्ड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे उसमें, तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी. ऐसा नहीं होगा कि अचानक क्या हो गया. अगर मैं एक 6th क्लास के बच्चे को मैट्रिक्स दिखा दूं तो उसको नहीं पता ना अचानक क्या हो गया, बिकॉज देयर इज अ लैक. एंड सो गेटिंग अ होल्ड ऑफ द कंटेनर इज जनरली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट यू मेंट कि इफ यू लर्न मैथ, इफ यू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ कोड एंड इफ यू लर्न सम ऑफ दिस वेल डिफाइंड स्टफ, तो एटलीस्ट आपको मेटा स्किल रहेगा. हाँ, आई एग्री. और वो एक रियल आंसर है एज अपोज टू द प्रॉम्प्ट सीख लो, बिकॉज वो एक शैलो आंसर है. हाँ, मतलब प्रॉम्प्ट सीख लो, हाँ श्योर सीख लो, बट प्रॉम्प्टिंग इज लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश. आपको सबको पता है कि अगर हमें कॉर्पोरेट में अच्छा करना है तो वी शुड कम्युनिकेट वेल, वी शुड बी एबल टू राइट एन ईमेल प्रॉपर्ली. प्रॉम्प्ट अभी वो ही कर रहा है आपके लिए लार्जली, राइट? तो आप बोलोगे कि प्रॉम्प्ट सीख लो, हाँ श्योर, बट ये तो मैं बेसलाइन अज्यूम कर लूंगी. ये तो सीखना है. ये तो सीखना ही है. इसमें कोई कंपेटिटिव एज नहीं है. इसमें कुछ नहीं मिल रहा आपको. मतलब ये मैं इंटरव्यू में चेक भी नहीं करूंगी शायद, क्योंकि वो कॉन्वर्जेशनल है मेरे लिए. अगर आप मुझसे बात करते हुए अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर कर पा रहे हो तो आप वॉइस में या टेक्स्ट में तो स्ट्रक्चर कर ही दोगे, राइट? तो वो बेसलाइन है, उसको स्किल बोल के हम उसी को बढ़ावा दे रहे हैं. मतलब वो अगेन फैंसीइंग अप समथिंग दैट डजंट नीड टू बी. कल पिछले साल हमने कितना सुना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स. फर्स्ट ऑर्डर है मेरे हिसाब से तो चेन ऑफ थॉट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक. वो तो बाय डेफिनेशन बोलता है कि जो आपका चेन ऑफ थॉट है, हाउ यू वुड गो अबाउट सॉल्विंग समथिंग इन स्टेप्स, उसको इनपुट कर दो. इसमें क्या मैजिकल है? मतलब ऑफ कोर्स, राइट? सो आप खुद सोच के देखो ना. आप अभी पोस्ट MBA सैलरीज इफ़ वी टॉक अबाउट, और अगर हम बहुत स्पेसिफिक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छे कॉलेजेस की याद करें, एंड डिड माई PhD एट IIM Bangalore, phenomenal institution, did another secondary fellowship at ISB Hyderabad, phenomenal institution, part of the founding team at Masters Union, phenomenal institutions. इन सब के एंड वो बहुत अच्छे रहते हैं पैकेजेस. बट अगर एट द एंड ऑफ द डे किसी को मैं 20 लाख रुपए दे रही हूँ और वो सिर्फ मेरे लिए AI यूज़ कर रहा है, तो फिर वो वाला बंदा मेरे को 10 में भी मिल जाएगा. I think justifying your salary is becoming harder for people, especially in these knowledge jobs. And I think a lot of people in the higher ladders that I speak with, यार how do you justify? मतलब भाई तू तो 30 लाख नहीं ले रहा, तू तो 2 करोड़ रुपए ले रहा है. How do you justify it? Their answer is always the same कि हमें समझ में आता है कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये टूल कहाँ पर यूज़ होगा और वो वैल्यू जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. That's where I bring value. तो I think वो understanding the context is another thing जो I think बहुत सारे लोग बोलते भी हैं. मतलब मेरे को राइट क्वेश्चन ही नहीं पूछना आएगा तो राइट आंसर मिलेगा कैसे? मैंने द डे ये सब कॉन्वर्सेशन 2023 में 22 में आया, 2023 में दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स बिकमिंग राइफ. एंड मेरे एक नेफ्यू ने मेरे को फ़ोन किया था एंड वी वर ऑन अ वीडियो कॉल, और मैंने अपने रूम के वाइट बोर्ड पे 2 चीज़ें लिखी थी, टेस्ट एंड जजमेंट. I was like, ये आउट ऑफ डेट नहीं हो सकता, बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस. और आप किसी भी जॉब में या किसी भी काम में हजारों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ह्यूमन ब्रेन एक डिसीजन लेता है. जो मैं कितना भी फीड कर दूं एक AI को, इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू डू सफिशिएंटली. आइडिया जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, ऑल्टरनेटिव्स और बहुत जल्दी उन सब चीज़ों के बारे में सोच पाने के लिए बहुत अच्छा है. बट the instinct it takes to hit a 6 on the last ball in a cricket match is a human brain exclusive. And वो उसके लिए जो प्रिसिशन चाहिए ना, द अवेयरनेस, दैट्स जजमेंट एंड टेस्ट, दैट्स रेपिटेशन ओवर एंड ओवर. वो समझना कॉन्टेक्स्ट को ओवर एंड ओवर. Exactly. I think great thing that you, so 2023 was a phenomenal year for me as in 2 ways, right? I delivered my daughter and AI became so important. Congratulations on both fronts. Thank you. I think you had 2 children in 1 year. I had 1 children was in the making since 1954. I think people just realized that कि अब ये हो गया है. हाँ, अब ये हो गया है. Longer gestation period. very long gestation period. I think maybe even before that, but हाँ, knowingly तो 1954. आपको पता है उस दिन को, जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था, so AI as a terminology was devised in a conference in 1954 in Dartmouth. And उसमें उस टाइम पे बहुत फनी कॉन्वर्जेशन है ये. 18th June was the day that it started. Coincidentally 18th June is also panic day.
Oh, what? It's World Panic Day. we are panicking right now. And so ये उसी दिन को नाम पैनिक डे रखा था क्या? Not because of AI. अच्छा वो unrelated events. Unrelated events. But, this is a simulation. But sometimes it's funny how things turn out. तो ये पैनिक डे है. अब उस टाइम पे जॉन मैकार्थी करके एक प्रोफेसर थे एंड ही थॉट कि फंडिंग चाहिए ये ऑर्गेनाइज करने के लिए. आई वांट टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट हु गोना टॉक अबाउट हाउ ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक ह्यूमंस एंड व्हाट नॉट. तो उसको कुछ फैंसी करना चाहिए था, तो उसने एक टर्म डिवाइस करी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप है ये. तो उसको फंड मिल गया था यूनिवर्सिटी से. उतना ही था गेम बस. उस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नहीं हुआ था. बहुत टाइम मतलब बहुत बातें की गई थी और उसके बाद AI विंटर आ गई थी. टिल 1980s कुछ नहीं हुआ था. 1980s में भी एक्सपर्ट सिस्टम्स आए थे. एक्सपर्ट सिस्टम्स अगर मैं बहुत फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्लेन करूँ इज जस्ट इफ देन स्टेटमेंट्स कि इफ सो देन व्हाट. तो उनको बोला डिसीजन मेकिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये. क्योंकि एक कंडीशन तो आ गया ना. एक तो अपने आप से कर लिया कुछ. उसने ह्यूमन की तरह थिंक कर लिया क्योंकि ह्यूमन ने बोला था प्यास लगे तो पानी पीना है. तो उसको भी पता चल गया कि प्यास लगे तो पानी पीना है. तो ये दिस इज AI. तो दैट वाज 1980s. फिर 1990s में आई ये स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, ML मॉडल्स और ये सब करके. एंड फ्रॉम देयर ऑन 2012 में ये डीप लर्निंग एंड 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड एंड इट्स very recent all of this advancement. Funny bit is also that Dartmouth experiment, which was the conference, has had no female representation because females were not allowed in that conference. So love that I'm talking to you right now about AI as a I'm glad you female could do something for feminism. It's my personal mission to do something. Very interesting. ये history of AI वाला angle I didn't know कि because we hear it from DARPA net onwards. The story or it goes back to वो जो World War II में codes decode कर रहे थे. That British guy. Enigma. And that British guy who had a movie made on him. I forget his name. The Beautiful Mind. The Beautiful Mind is John Nash. Is John Nash, right? Yeah. But the imitation game. The imitation game was for Enigma. Enigma was known as the imitation game. I mean, तो हम लोग history of computer पढ़ते हैं, history of artificial intelligence. This was all before Dartmouth. This was all before. So Charles Babbage, like if you start more historically, then Ada Lovelace, Charles Babbage, everybody is a part of that genealogy. But actually artificial intelligence as a term, the coining of the term, the integration with robotics, and मैं थोड़ा data science path explain कर रही थी आपको because that is my expertise. That is all after 1954. I have a question. अभी जब जैसे हम लोग skills और इस सब की बात कर रहे थे, आप मेरे को काफ़ी detailed view दे रहे थे और वो detailed view मैं समझता हूँ for people who are in tech already. मैं computer science graduate हूँ, sense make करता है. But most people are employed in marketing, manufacturing, accounting, like these things that are not necessary. They are on a computer, but computer के usage से नहीं है वो. Correct. उन लोगों के लिए is it fair to say that learning how to prompt etc. is the level at which they should acquire a skill? Fair question, right? So अभी एक और sort of trajectory of careers, जब मैं usually ऐसे engineering final year students या 0 to 3 year after grad वाले बच्चों से बात कर रही होती तो often times this question comes up ना कि मैंने तो financial modeling सीखा था क्योंकि मुझे तो वो करना था, तो अब मैं क्या करूँ, right? And ये it seems like, and I'm not like saying this speculatively, but अगर आप LinkedIn पे jobs भी analyze करो तो a lot of these jobs are essentially going to be domain expertise plus AI generalist. You will hear this term a lot कि AI generalist होना चाहिए, AI generalist होना चाहिए. Now, अब आपका क्वेश्चन ये है कि AI generalist होना क्या होता है? Is it just prompt engineering? And my thought is कि it is beyond prompt engineering. मुझे ऐसा लगता है कि मॉडल कैसे काम कर रहा है इसकी इंट्यूशन मैथ नहीं है चलेगा. मॉडल कैसे काम करे, ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक्सप्लेन करके एक लिंक है, लिटरली उस पर जाना है, वो विजुअल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा. बट वो इंट्यूशन समझ में आनी चाहिए क्योंकि कल को आई फील कि बहुत ज़्यादा अब जैसे आपको ये नहीं आता कि एजेंट कैसे बनाते हैं, बट एजेंट करता क्या है, हाउ इज़ एन एजेंट डिफरेंट फ्रॉम एन AI वर्क फ्लो, ये आपको समझ में आना चाहिए. क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को सारी परफॉर्मेंस एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है वो उसी के थ्रू हो रही है. मैं अगेन कमिंग बैक टू वन ऑफ द स्टूडेंट सोल्यूशंस, ये मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चों के सोल्यूशन है, पहले वाला भी और ये वाला भी. उसने टूल बनाया कि आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया इनफ तो वो आपके लिए ना ऐड क्रिएट भी कर देगा कि व्हाट्सएप पे आपको कौन सी ऐड चलानी चाहिए, और जो ऐड चलाने के लिए आपको पैरामीटर्स फिक्स करने होते हैं कि ये एज ग्रुप, ये रीजन, वो भी बता देगा आपको.
एक बंदे को बैठ के ना बस एग्जीक्यूट करना है, वो उसको ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है कि ऐड कैसे बनाओ, विजुअल भी क्रिएट करेगा वो, मतलब तो दैट इज़ अ फुल नैनो बनाना इंटीग्रेटेड सिस्टम जो उसने बनाया है, वो पूरा आपका विजुअल क्रिएट करता है, वो आपका कैप्शन जो मैसेजिंग जाना चाहिए वो लिखता है, वो आपको बताता है कि मोस्ट इफेक्टिव CTA क्या होगा इसके लिए, वो आपको ये भी बता देता है कि कौन सी ऑडियंस को आपको रीच आउट करना है इसके लिए, किसी को एग्जीक्यूट करना है। अब अगर आप वो मार्केटियर हो, जो परफॉर्मेंस मार्केटियर जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी वो बेचेगा क्या ले लोगे? नहीं ना। यू नीड कैटेगरी थिंकिंग, आपको ब्रॉडली तो समझ में आना चाहिए। हाँ करेक्ट। अब आपको अगर ब्रॉडली समझ में आ गया, आपको एजेंट में चीजें चेंज करानी है, आप कैसे कराओगे अगर आपको स्टेप्स ही नहीं पता कि एजेंट ने करा क्या है? सही बात। तो वो आपको इंट्यूटिवली तो चीजें समझनी ही पड़ेंगी। मैं आज से 6 साल पहले या 7 साल पहले जब MBA स्टूडेंट्स को डेटा साइंस पढ़ाती थी, तो मैं उन्हें मैथ नहीं पढ़ाती। जब मैं कोई मशीन लर्निंग मॉडल करा रही हूँ तो मैं उन्हें मैथ नहीं करा रही, बट मैं उन्हें इंट्यूशन फिर भी समझा रही हूँ ना कि अगर आपने ये मॉडल चलाया या किसी डेटा एनालिस्ट ने आपके लिए ये मॉडल चला के आपको ला के आउटपुट दे दिया, बस मान लोगे क्या? कैसे बनोगे लीडर? राइट। तो वो व्हेन आई से AI generalist, I think, and I feel like a lot of people give a lot of stages to AI generalist. I think prompt engineering stage 1 होता है, that is again a good entry point. आप स्टेज 1 में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, आप स्टेज 2 में मेरे हिसाब से थोड़ा प्रोजेक्ट्स बनाओ, थोड़ा कस्टम GPTs बनाओ, उसको समझो कि और ज़्यादा कैसे डेवलप कर सकते हैं। आप स्टेज 3 में देखो कोई एग्जिस्टिंग AI वर्कफ्लो उठाओ अपना, और उसके अंदर देखो कि कहाँ पर AI आप इंटीग्रेट कर सकते हो। AI वर्कफ्लो में आपको सब कुछ ऑटोमेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक स्टेप को AI ड्रिवन कर रहे हो। अब देखो कि कौन से स्टेप को आप AI ड्रिवन कर पा रहे हो, इज़ इट चेंजिंग योर एफिशिएंसी और नॉट, एक की जगह 2 हो सकते हैं या नहीं। फिर आप एजेंटिक मॉडल समझो, उसका फ्लो समझो सिर्फ। अगेन नॉट सेइंग कि आप पूरी टेक्निकलिटी में जाओ, पूरी डेप्थ में जाओ, बट उतना तो समझो कि आप किसी से मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन कर सको, और अगर आपको कुछ चेंज कराना है, कुछ मॉडिफाई कराना है, तो आप वो करा सको। अभी आई फील लाइक सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही सरफेस लेवल हो जाता है, फिर आप ये सब नहीं करा पाते हो। Got it. From an opportunity standpoint, where do you think will the earliest disruption happen? A lot of it is going to be in healthcare, according to me. A lot of it is going to be in education, according to me. Those are 2 streams where I'm very, very bullish. Healthcare में इसलिए क्योंकि एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर डेटा को कलेक्ट करना, उसे फास्ट करके लाइक उसे बहुत जल्दी मैनेज करना, चर्न आउट करना, उसमें से इंसाइट निकालना, देखना कि कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन अ लेट्स से प्रोडक्शन लेवल की दवाई बनानी है आपको, अब कोविड आया था, कोविशील्ड और ऑल ऑफ दैट वाज मेड, ऑल ऑफ द डेटा वाज कलेक्टेड वेरी क्विकली एंड सिंथेसाइज्ड वेरी क्विकली टू गेट द प्रोडक्ट आउट। सो आई थिंक वो बेटर कर पाएगा। फार्मा prices can go down because AI is now being used to synthesize all of this data, which is always going to be a good thing. Medicines are quite expensive as it is. वो कर पाएंगे हम first. Second is distribution. I think हम AI को use कर better, and again मैं बहुत ज़्यादा इंडिया एंड एट स्केल बात करती हूँ, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, बहुत अच्छा हमारे पास डीप सिस्टम है, लेकिन उस डीप सिस्टम के पास कभी कभी दवाई ही नहीं पहुंचती है, या उसके पास दवाई पड़ी होती है और उसे पता ही नहीं होता कि एक्सपायर हो रही है दवाई, या उनके पास कोई एक वो कच्चे उस पर लिख देते हैं कि ये वैक्सीनेशन इस बच्चे का रह गया है, ये रह गया है, बट कोई सिस्टमाइज्ड वो नहीं होता। तो आई थिंक हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम्स कुड बी अ ग्रेट यूज केस। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग लाइफ साइकिल्स ऑफ दीज मेडिसिन्स की दे डोंट रन आउट एंड गेट वेस्टेड बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, एंड दे आर यूटिलाइज्ड अगेन इन अ कंट्री लाइक आर्स वेयर एवरीबडी एट एनी पॉइंट इन टाइम नीड्स सम मेडिकेशन। हाँ, सही बात। So supply chains can be optimized in that case. Anganwadi's work could be reduced a lot more अगर आप उनको ऑटोमेट करना सिखा दो चीज़ें, कुछ ऐसा सिस्टम बना दो जो कि फ़ोन से ही एग्जीक्यूट हो सके बट वो लोग कुछ कर सकें। बहुत सारी जगहों पर, एंड अगेन दिस इज़ इंडिविजुअल लेवल एप्लीकेशन, बहुत सारे गांव वगैरह में अच्छे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या एटलीस्ट कुछ लेवल ऑफ सपोर्ट के लिए हम ऑटोमेशंस कर सकते हैं जिसमें हम AI इंटीग्रेट कर दें, अगेन चेकिंग फॉर गुड एक्यूरेसी एक्सेट्रा एंड ऑल, वो कर सकें। बहुत सारा रेडियोलॉजी का बैकलॉग रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि यार एक्सरे हुआ है बट कोई है नहीं देखने के लिए और बताने के लिए, 3-4 दिन वेट करके आपको पता चल रहा है कि अरे ये ना आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर था, बट उस 3-4 दिन में ना वो पूरा प्रॉपर फ्रैक्चर बन चुका है क्योंकि आपको किसी ने पहले बताया ही नहीं कि हेयर लाइन फ्रैक्चर था। तो दैट बैकलॉग कैन बी क्लियर्ड बिकॉज अगेन एक्सरेज
और ये सब वॉइस बहुत अच्छा चेक करता है AI, तो देयर हैव बिन मॉड्यूल्स जिसके अंदर वो वॉइस पकड़ के बता सकता है कि इस बंदे को फ्यूचर में थ्रोट कैंसर होने के चांसेस हैं. What? Yeah. Did you? I'm so sorry to interrupt. There is this Australian man जिसने एक dog pet किया. He adopted a dog. उस dog को कोई ट्यूमर निकला. उसने and he has no background in biology. उसने उस ट्यूमर का कुछ सैंपल लेके उसको अल्फा फोल्ड में डाला and he figured out what medicine to make. ऐसा करके कुछ न्यूज़ था. Yeah. There's some news that I also read कि you can actually genome sequencing check कर पा रहे हैं and everything. And so you are at the cutting edge of science from your पीछे वाले रूम. हाँ, पीछे वाले रूम से, नॉट इवन लाइक मेरे ऑफिस से. आई मीन उसमें थोड़े सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट यस, सो यू कैन गेट स्टार्टेड सो क्विकली, राइट, एंड दैट इज अगेन मीनिंगफुल. बिग प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर आर प्रॉब्लम्स लाइक अभी तक हम लोग नहीं ला पाए हैं सोल्यूशंस फॉर लाइक डिजीज लाइक हंटिंगटन्स डिजीज, लाइक कैंसर. दीज आर लाइक डिटीरियोरेटिंग डिजीजेस दैट certain diseases that affect quality of life rather than health span etc. तो उन सब में हम कर पा रहे हैं बहुत चीज़ें. कितने सारे लोग भर के लोग प्रिवेंटिव मेडिसिनल के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं 35 साल की हूँ, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ सो दैट मेरे को 55 पे जाकर नी रिप्लेसमेंट नहीं करानी पड़े, राइट. सो दिस इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए यूजिंग ChatGPT और AI टूल्स. अगेन हैव टू बी डन इन अ गार्ड रेल्ड मैनर एंड ऑल ऑफ दैट, बट हेल्थ केयर आई फील is going to be hit massively. Massively, I think. और उसका ROI बहुत है ना. High ROI, high social impact. In accordance to me, like अगर मैं वो capitalism से different जाकर भी सोचूं, ROI तो है ही है, but I think policy makers really need to get a pulse of it. And actually India में कर रहे हैं, right? They have started to train doctors in AI. Like 50,000 doctors have been trained by the government to be able to utilize AI better. हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम्स के अपने बहुत सारे इंसाइट्स और भी रहते हैं. आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ वगैरह पता चल जाता है, सेंटर फॉर कंट्रोल आप कर सकते हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मीनिंगफुल, राइट. तो हेल्थ केयर आई थिंक इफ इट डजंट चेंज आई विल बी सरप्राइज्ड, बिकॉज देन मेरा पूरा विश्वास बढ़ जाएगा कि भला तो हमारा एंड गोल नहीं है. अगर हेल्थ केयर चेंज नहीं होता है इस सब के बाद, देन आई एम कन्विंस्ड दैट कि मतलब हम लोग कभी अच्छाई चाहते ही नहीं थे. हम चाहते ही नहीं थे. मतलब हमारा नैरेटिव ही नहीं था कि ये हमें बिल्ड करना है. हमारा नैरेटिव ही पैसा छापना था. वो मतलब हमारा भी क्या, वो 4 लोगों का नैरेटिव था पैसा छापना. वो 4 लोगों ने पैसा छाप के हो गया ख़त्म. मतलब आई थिंक वो मेरे को लगता है कि अगर हेल्थ केयर नहीं चेंज होता है ग्लोबली तो दैट इज़ द केस. आई थिंक एजुकेशन, राइट, एजुकेशन इज समथिंग वेरी पर्सनल ऑल्सो, राइट. आई थिंक education has largely remained the same. Again, talking about Indian context, education has largely remained the same. पहले ब्लैक बोर्ड पे कोई आगे चौक से लिख देता था, ब्लैक बोर्ड से वो वाइट बोर्ड बन गया, मार्कर से लिखना शुरू कर दिया, उससे वो डिजिटल बोर्ड बन गए. सेम चीज़ को हमने प्रेजेंटेशन में छाप दिया उसको, ठीक है. हमारा delivery of education has not changed significantly in a fairly long time, right? And that was one of the places why I took that call of joining Masters Union in the beginning when Pratham was still conceptualizing this thought, was this idea कि यार education तो अलग, अभी ये तो पता है कि broken है. मतलब I think कोई भी ये तो नहीं बोलता है कि Indian education system is like the most phenomenal system ever, even if people have gone to phenomenal colleges, right? Like आप IIT जाते हो, आपका क्लासरूम या आपका करिकुलम जो है ना, वो आपको स्मार्टर नहीं बनाता. या तो लोग आपको स्मार्टर बनाते हैं, या जो आपको घिसवाई होती है और ग्रिट होता है और जो आपको अपना एफर्ट डालना पड़ता है. मैं यूजिंग माई वर्ड्स वेरी पोलाइटली हियर, बट जो आपको करना पड़ता है वो दैट इज़ व्हाट मेक्स यू stronger, right? I've spoken to people, like I was once talking to the BCG India head at that point in time, Arun Mehra sir, and his thought was कि मैंने पूछा कि आप हम ये IMABC से ही क्यों हायर करते हो आप, why not another institution, right? And his thought was कि देखो बच्चे ने जितना घिस लिया है ना, मुझे पता है कि कंसल्टिंग कर ही लेगा, उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं, राइट? अब वो क्लासरूम या करिकुलम जो है ना, उसने नहीं घिसवाई कराई है, वो हमने डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट ऐसा कर दिया कि मैं आपसे 4 घंटे का काम 2 घंटे में कराऊंगी तो आपकी घिसवाई होगी ही. थोड़ा सा हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही होता है कि डेडलाइन आज नहीं है तो फिर आज क्यों काम करें, तो वो एक इनेट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज़ देयर. बट एजुकेशन कैन वेरी मीनिंगफुली चेंज इन द फेस ऑफ AI.
multiple ways, right? Now, it is democratized. So, everything that I say in a classroom, मेरा एक कस्टम GPT बना रखा है मेरे ही स्टूडेंट्स ने. जब एग्ज़ाम आता है तो वो आपस में बांट लेते हैं उसको, उसी के बेसिस पे पढ़ाई भी कर लेते हैं और वो कर लेते हैं, राइट. एंड इट वर्क्स. एंड अब मैंने उन्हें बोल दिया कि आप किसी को भी दे दो. तो किसी को स्टैट्स 101 सीखना है तो देर इज़ अ फ्रीली अवेलेबल Nandini GPT which talks, delivers value like me, and that's me being a part of any classroom without really using YouTube per se. Like it's a non-YouTube mechanism, but क्योंकि ये conversational है, YouTube is a one-to-many delivery. Good. Like a lot of people say YouTube videos तो पहले भी होती थी, but आप YouTube video को रोक के सवाल नहीं पूछ पाते थे उससे. अब आप पूछ पा रहे हो, right? That's the power of वो. इसी में ही मैं अगर 11 labs पे अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ और वो ट्रेनिंग मैं यहाँ पर डाल दूँ तो फिर वो YouTube वीडियो भी बन जाएगी बट पर्सनलाइज्ड टू यू, which is again very very meaningful, right? So that is the second use case कि आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी हो सकती है एजुकेशन में. मेरे बच्चे बड़े स्मार्ट मैक्स हैं, उन्होंने एक नया टूल बना लिया है जो कि लिसन करता है फैकल्टी क्या बोल रहा है और फैकल्टी से और मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछता है. मतलब बेसिकली क्लास में खोल देते हैं, हाँ, और क्लास में उन्होंने ऑन करके रखा हुआ होता है एंड वो क्लास में ही टीचर पढ़ाते पढ़ाते उनको डिसाइड करना होता है कि टीचर से क्या क्वेश्चन पूछे, ताकि उनको लगे टीचर को कि वाह. मतलब बेचते तो वो मुझे ऐसे ही है कि इससे हम ज्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हैं एवरेज क्लास. श्योर, मेरा पॉडकास्ट सुन के भी लोग यही कहते हैं. राइट. As somebody who also looks at delivery in the classroom, मेरे तो यार टीचर्स को भी फिर बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. माई टीचर्स आर मोर आंसरेबल बिकॉज उनको पता है कि यार ये बच्चा सिर्फ खुद से सवाल नहीं पूछ रहा और लो लेवल सवाल नहीं पूछेगा. तो मेरे को क्लास में प्रेप करना पड़ता है. मैं कितने साल से ये कर रही हूँ, मैं 10 साल से ये कर रही हूँ, आज तक एक भी क्लास ऐसी नहीं होती जब मैं बिना पढ़े जा रही हूँ क्लास में. कुछ तो नया वैल्यू ऐड होगा, कुछ तो नया पढ़ लूँगी, कुछ तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ले लूँगी. बिकॉज क्वेश्चन क्वालिटी गोइंग अप मीन्स एवरेज क्वालिटी ऑफ द क्लासरूम गोइंग अप. व्हेन एवरेज क्वालिटी, आप खुद बोलते हो राइट कि सब चीज़ मीडियन पे वो करता है, मैं मीडियन को ऊपर करने की कोशिश कर रही हूँ. ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक AI एज अ टूल टू इंक्रीज दैट क्लासरूम एवरेज is like the average intellect of the classroom is a phenomenal use case again, as long as हम इतना adoption करा दें कि हम बच्चों को क्लास में लैपटॉप या AI यूज़ करने दें. So that's my second thing. My third thing is it really genuinely changes how I spent time in doing meaningless things. And again, मैं तो इसे school level पे भी लेके जाऊँगी. I've been doing a lot of trainings for different schools, right? And I'm saying यार टीचर को अभी अगर 2 घंटे का काम करना होता है तो 1 घंटे का पेपर वर्क करना होता है उसके लिए. Can I automate just that paperwork? If I can, that is 1 hour additional that the teacher has to spend with the kid. उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी एंडलेस वैल्यू है. वो GPT नहीं कर सकता है. मेरे सामने मेरी टीचर बैठ के जब मुझे बोलती है आई बिलीव इन यू, यू कैन डू दिस, एंड I still kind of go back to my favorite teachers, right? They are now phenomenally big people in IIM Bangalore. They like my advisor who did my PhD, whom I did my PhD with. He is now the director for IIM Bangalore. And I still call him every now and then when I just want somebody to tell me कि you got it. Like, हो जाएगा. Teachers are the OG influencers in my opinion, right? Your teacher tells you तू कर लेगा, तू कर लेगा. That be उसके लिए टीचर को पता रहना चाहिए ना what I'm going through. So many things we hear about school kids being anxious, school kids being depressed, lifestyles changing. वो कैसे change होगा? वो change होगा with more human value into it. मोर ह्यूमन वैल्यू या तो पीयर्स से आती है या टीचर्स से आती है. टीचर्स कैसे देंगे यार, उनके पास बहुत काम है. दे आर अंडरपेड, दे हैव अ लॉट मोर मैनुअल वर्क देन दे वुड लाइक, एंड इट्स ऑल जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. कैन we integrate tools to change that? That's another phenomenal use case, and that goes from primary school teachers to कोई PhD करा रहा है और वो साइटेशंस के लिए या PhD को रन रीड करके बताने के लिए कि फैक्चुअली इनकरेक्ट तो नहीं है, वो उसके लिए यूज़ कर रहा है. और देख पूरे स्पेक्ट्रम पर यूज़ केस है उसमें, जिसमें आप अपना टाइम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो और उस टाइम को किसी और मीनिंगफुल जगह पे ला सकते हो. I refuse to buy the narrative that teachers will be like any teaching job will go out of but it will reform like phenomenally, and that
that technology you have to be onboarded with, and I can give you so many use cases, right? Evaluations, OpenAI evaluations करती हूँ मैं अपनी क्लास में, देख लो जो भी है. मतलब आप when you're evaluating उनके टेस्ट के scores? मैंने टेस्ट नहीं दिया आपको, मैंने एक्चुअल डेटा दे दिया आपको. मैंने प्रिंसिपल सिखाया एक कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आना चाहिए. इट्स अ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल, एवरीबडी नीड्स टू नो, बिजनेस स्टूडेंट हो आप या डेटा स्टूडेंट हो. बट उसको टेस्ट करने के लिए मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना देकर एक्चुअल डेटा दे दिया कि यार एक कंपनी थी, वो कंपनी ऑलरेडी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती थी, अब उन्होंने ऐप लॉन्च किया, उसके प्री एंड पोस्ट का डेटा है, मेरे को बता दो कि ऐप कैनिबलाइज कर रही है बिजनेस या फिर नया बिजनेस है. नया बिजनेस आ रहा है, कैनिबलाइज्ड है, अपना ही बिजनेस उतना ही चल रहा है. ऑफलाइन की ऑनलाइन चली गई है, ऑनलाइन से बड़ी है. करेक्ट. तो वो N0 N1 ऐसा कुछ रहता है ना, H0 H1. हाँ, राइट. अब आपको वो एग्जीक्यूट करना है. अब मैं उसे ओपन एक्सेल भी बना सकती हूँ, मैं उसे ओपन पाइथन भी बना सकती हूँ, और मैं ये भी बोल सकती हूँ कि यार देख तू कर ले यूज ChatGPT. सारे के सारे प्रॉम्प्ट का एक्सप्लेनेशन और सारे के सारे आउटपुट का एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को, कि बाद में करने के बाद जो हुआ वो एक्सप्लेन भी कर दियो कैसे हुआ, कि क्यों आया, ये क्यों बोला उसने. राइट. आप वो एक्सप्लेन कर दो मेरे को, अच्छे से प्रेजेंट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. सो टूल यूज में कोई दिक्कत नहीं है एज लॉन्ग एज यू गेट द कॉन्सेप्ट. करेक्ट. इट्स अ टूल, एनेबलर है. एनेबलमेंट के लिए तो डेफिनेटली एजुकेशन में यूज होगा ही, आई थिंक. आप NEP उठा लो, आप वो यूज केस ऑफ चाइना 6 साल के बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, UAE ने अपना एक मिनिस्ट्री बना दिया, आप कुछ भी उठा लो. आई थिंक द वर्ल्ड इज सिग्नलिंग दैट AI विल बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. किस फंक्शनल फॉर्म में बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट है. मतलब मैं एकदम ऐसे बहुत ही ऐसे हाइपोथेटिकल में चली जाऊँ अगर कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, देन देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पर बैठ के एक वॉटन की क्लास अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो somebody there is wearing meta glasses and that is being projected to us and we are able to watch it. Another step in the future is कि holographic image बन सकती है या नहीं बन सकती है, तो I could actually perhaps maybe see the professor and ask questions also to the professor and all. That's far into the future, but not all that far if we consider the spacing, the timeline of things. So again, another education will again also reform tremendously, and that's why perhaps a lot of these new age schools are doing a little better. I also think content will change quite a lot. Because मैं इसको ना मेरी थोड़ी थीसिस थोड़ी डेंस है और हो सकता है बिल्कुल भी टेक्निकल ना हो और गलत हो, बट आई थिंक ऑफ दिस एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो पहले मेरे को सिर्फ दूरदर्शन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उससे पहले सिर्फ आकाशवाणी. ठीक है, दूरदर्शन से मेरे को 4 चैनल मिल गए तो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पर 4 डिग्रीज पे लिमिटेड है वो. मैं हाँ, देन दोज चैनल्स एक्सपैंड, फिर अलग अलग डिशेज आ जाते हैं, उनके अपने अपने लोकल चैनल्स हैं, एंड इवेंचुअली वी गो टू सोशल मीडिया, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू 2 हो गया, बिकॉज अब मैं भी चूज कर सकता हूँ बाय स्वाइपिंग और सब्सक्राइबिंग, एंड उस हिसाब से. एंड सोशल मीडिया से हम आते हैं एल्गोरिथम या इंटरेस्ट मीडिया पे, जहां आपने किसी को फॉलो कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आजकल इंटरेस्ट क्या चल रहा है. मतलब इट इज सो सरप्राइजिंग कि आज से 1 साल पहले ना, इफ माई फ्रेंड वुड बी लाइक तूने वो वाला देखा है क्या, तेरे उस पर वायरल हुआ क्या, तो आई वुड बी हाँ मेरे इस पे भी हुआ, इसके उस पे भी हुआ. अंटिल 1 year ago, नाउ वी आर लिविंग इन साइलोज. करेक्ट. किसको क्या दिखा आज की डेट में वो सिर्फ उसके और उसके एल्गोरिथम को पता है. करेक्ट. दिस अलाउड फॉर मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कि मेरे इंटरेस्ट के अराउंड सारे एंगल्स मेरे को आज ही रील में दिख गए. इफ आई एम इंटरेस्टेड इन जिम्नास्टिक्स, मैंने सारे जिम्नास्ट देख दिए एक ही दिन में. नाउ आई कैन इनफैक्ट प्रॉम्प्ट मीडिया टू अपीयर इन अ सर्टेन वे. अब मेरे को स्क्रोल विच इज 1 way एक्शन नहीं, मैं उसे बोल सकता हूँ नहीं यार मेरे को ना जिम्नास्टिक्स की पूरी हिस्ट्री बताओ और बताओ उसका फ्यूचर क्या होगा. और अभी वो सिर्फ टेक्स्ट में आ रहा है, बिकॉज अभी हम बिल्कुल डॉस एरा में है, वी आर इन द टेक्स्ट एरा, बट इवेंचुअली वो मीडिया एरा में भी आ जाएगा कि आपको ऑडियो विजुअल. अब यू आर सेइंग दैट कॉस्ट्स विल कंपाउंड, वो एक अलग मामला है, बट मेरे को लगता है डिजायर फॉर कंटेंट ऐसा है कि इवेंचुअली व्हाई विल आई वांट अ मूवी दैट अ डायरेक्टर मेड व्हेन आई कैन वॉच माई ड्रीम्स दैट आई मेड. मेरे सपने बना के दिखाओ ना फोन पे, एंड वी विल बी एबल टू एटलीस्ट जनरेट टू दैट एक्सटेंट कंटेंट एंड कंज्यूम कंटेंट व्हिच इज कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड. पहले मेरे को एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखनी पड़ती थी मेंटल हेल्थ पे, अब मैं स्पेसिफिक टारगेटेड GPT से बात करके अपनी मेंटल हेल्थ का कंटेंट पढ़ सकता हूँ. दिस इज द डिफरेंस दैट विल स्टार्ट हैपनिंग इन द वे पीपल एंगेज विद ऑल नॉलेज. सारी नॉलेज के साथ ये होने वाला है. आई एग्री ओनली दैट इट sort of begs that question कि क्या हम अपने लिए एक इको चैम्बर क्रिएट कर देंगे फिर, बिकॉज हमने मतलब ये तो वही वाली उसमें चीज़ में चला गया ना कि मतलब हम चाहते हैं अगर आपकी अलाइनमेंट थोड़ी सी भी है एक लेट्स से पॉलिटिकल पार्टी से, तो आपको बहुत सारा कंटेंट दिखेगा उसी
के साइड पे एंड या वो बिल्कुल ऑन opposite पर्पस, या बिल्कुल आपको गैसलाइट करने के लिए आपको कोई कंटेंट दिखेगा, राइट? सो आई थिंक those echo chambers is something that we as end users need to be a little more mindful of, especially at the intersection of social media and AI. Yes. I think ये ना थोड़ा सर डबल हेडेड बीस्ट है, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया के ना अपने काफ़ी एडिक्टिव पैटर्न्स हैं. देर इज़ ऑलरेडी एल्गोरिदम्स दैट आर प्रीटी ऑप्टिमाइज्ड. देर इज़ ऑल्सो दैट कैपिटलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव जो कि हमें पता है दिल में, लेकिन हम फिर भी करे जा रहे हैं, राइट? मेरे को पता है कि मेरी Addiction है. Attention, there are no free lunches, right? You paid for by attention, right? And now you're paying for by mindfulness in AI, in a lot of these LLM based, but again more it is a more philosophical conversation of what the price you pay for AI. But again going back to social media and this intersection, मेरे को बहुत ज़्यादा strongly लगता है कि हम ऐसा भी हो सकता है कि in the face of AI हमारी end user awareness थोड़ी बढ़ जाए, राइट? बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स आने लग गए हैं कि यार इंस्टाग्राम जस्ट फील्स लाइक अ कैटलॉग, राइट? कि हम बस मेरे को वही दिखे जा रहा है, वही दिखे जा रहा है, वही दिखे जा रहा है. जब मैं इसमें AI इंट्रोड्यूस कर दूंगी ना, तो मेरे को इनफाइनाइट स्क्रॉल करना ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मैं कोई चीज़ ढूंढ ही नहीं रही हूँ. मैं तो उसे बता रही हूँ कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, राइट? मेरे को तो बताना है कि मुझे यही चाहिए, तो मेरा एंड वो कम हो जाएगा, मेरा स्क्रॉल टाइम कम हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि अब मुझे ढूंढना नहीं पड़ा. दैट इट्स दैट find and you shall like seek and you shall find वाला philosophy जो कि वो डोपामिन हिट भी देता है. अरे यही तो ढूंढ रहे थे. हाँ, प्रिसाइज डिलीवरी है. प्रिसाइज वो अब मैंने तो बता दिया आपको कि मेरे को यही चाहिए. मेरे को लिपस्टिक खरीदनी है रेड कलर की, मैं मैक ही यूज़ करती हूँ. इट इज़ वेरी स्पेसिफिक. चलो मैं हटा दूँ उसमें, मैं बोलूँ लिपस्टिक खरीदनी है रेड कलर की, तो भी लिमिटेड हो गया. हाँ, राइट. Because of that limitedness, that reduces the end user time. So actually AI as a controller for social media patterns, or like something that transforms social media pattern, is another perhaps something to think about. या मतलब आई डोंट सी मार्क ज़करबर्ग वो बोले कि हाँ करने दो लोगों को एक ही बार स्क्रॉल, ठीक है. आई डोंट सी दैट हैपनिंग. So then what will happen? राइट. हाँ, उसका कमर्शियल वो कम हो गया. हाँ, एडवर्टाइजर सब चला जाएगा. करेक्ट. तो फिर एडवर्टाइजर कहाँ जाएगा? You know, और कहाँ है उतनी ही रीच? एडवर्टाइज़र को क्या चाहिए कि उसका एडवर्टाइज़र को 3 चीज़ चाहिए. पीपल नो अबाउट माई ब्रांड, पीपल हैव अ रिकॉल अबाउट माई ब्रांड, पीपल बाय माई ब्रांड और प्रोडक्ट. आई एम यूजिंग ब्रांड लूजली हियर. अब चला गया सोशल मीडिया से, फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया से चला गया, तो कहाँ पे जाएगा? LLMs पे. मतलब वहीं पे है ना उतना रीच. तो फिर और वो तो बहुत डेंजरस है मैम. और वो तो बहुत फिर बिकॉज वो तो मेरे दिमाग में विस्पर करता है ना कि तू ठीक है, सुन ये खरीद ले. ओह माय गॉड, आई एम डेड, मैं तो खरीद लूंगा. हाँ एग्जैक्टली. मतलब LLMs तो बेस्ट वो है ना, अपने यस मैन बना रखे हैं जो हमने, राइट? कि आप बोल रहे हो हाँ करेक्ट. हाँ, एंड इंटरेस्टिंग टू लुक एट इट. मैं तो बिकॉज आई सी द बेस केस फॉर ChatGPT, Grok, etc. as idea generation. कि आप largely limited हो speed of thinking से. अगर मैं आपको, हम स्कूल में होते थे तो हम लोग ऐसे A से आपको you have to write all the things you can, right? उसमें there is a speed limitation कि आप Apple से और next तक आने तक आपको सोचना पड़ता है. This does not take that. So alternative creation, pattern recognition, mistake spotting in the way I'm thinking, I will tell it at large कि मेरी ये strategy है, इसमें मैं क्या ओवरलुक कर रहा हूँ. करेक्ट. राइट. एंड देन समटाइम्स इट विल गिव मी रिस्पॉन्स बी लाइक दिस इज नॉट इनफ, ये बुलशिट है, यू आर जस्ट मेकिंग अप वर्ड्स, गिव मी बेटर रिस्पॉन्स. उस सेंस में देर इज सम बेनिफिट. आई वुड नॉट ऑफलोड माई थिंकिंग टू इट. आई नो यू सेड समथिंग अबाउट, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट यू सेड कि यूज AI एज अ ऑर्गेनाइजर ऑफ योर थिंकिंग. आई एम अ लिटिल टू अफ्रेड बिकॉज मेरे को पता है कि वो लार्जली इवेंचुअली कुछ लेवल पे तो हेलुसिनेट करने लगता है इफ आई यूज इट टू थिंक मोर एंड मोर. और कुछ लेवल पे वो कॉन्टेक्स्ट मेरे जीवन का या मेरी प्रॉब्लम का हमेशा मिस करता ही करता है. एक बाउंडेड प्रॉब्लम, एक मैथ की प्रॉब्लम या एक कोडिंग की प्रॉब्लम, हाँ वो एक बाउंडेड प्रॉब्लम है, वो मैं उसको फीड कर सकता हूँ. बट जैसे ही आई स्टार्ट एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, मे बी नॉट द बेस्ट प्लेस टू थिंक. मेरा जनरल पर्सपेक्टिव टू दिस, एंड आई फील कि बहुत सारे लोगों का होना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग दिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस टिपिकली, इज टू अप्रोच इट विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म, राइट? तो मैं तो डिफॉल्ट लेके चलती हूँ कि तू गलत बोल रहा है, अब मैं देखती हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन आई से ऑर्गेनाइजर ऑफ योर थिंकिंग,
I think what I'm trying to say here is use it to synthesize all of the information that you have, but then do the thinking on your own. मेरा प्रॉब्लम व्हेन आई डू दिस इज मैं बहुत पर्पसफुली अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ कि वो मुझे आइडियाज़ ना दे, क्योंकि मुझे लगता है अगर उसने मुझे 5 आइडिया दे दिए ना, फिर मैं उसी 5 में रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, फिर मेरे दिमाग में वो छठा आइडिया आता ही नहीं है. तो व्हाट आई डू इज़ कि सिंथेसाइज द इंफॉर्मेशन, गिव दिस इंफॉर्मेशन इन चंक्स दैट आई कैन डाइजेस्ट. आई विल ऑर्गेनाइज माई इंफॉर्मेशन एंड देन आई विल से think those 10 ideas, and then I input those ideas to it and say, I have thought of these 10 ideas. Do you think I'm missing out something here, or do you think an idea will not work? I think those are much better. Again, and these are just prompting frameworks or prompting techniques, right? आप बोल रहे हो कि मैं उसे बोल देता हूँ कि तू सही नहीं कर रहा है एंड ऑल. दिस इज कॉल्ड मेटा प्रॉम्प्टिंग, कि भाई मैं प्रॉम्प्ट लिखते उसको कैसे करेक्ट फॉर कर रही हूँ. अगेन अभी के लिए ठीक है, जब एक्सपेंसिव हो जाएगा इन्फ्लुएंसिंग तो एक शॉट में जाना बेटर होगा, बिकॉज अगेन इंटरेस्टिंग. प्योरली फ्रॉम अ करियर मूविंग स्टैंड पॉइंट, अगर मेरे को किसी को एडवाइस देनी हो, व्हाट शुड दे बी फोकसिंग ऑन इन द नेक्स्ट 90 days और द नेक्स्ट 6 months, व्हाट इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट? I would say let's follow this parameter where I'm going to give it 2 advices. One, who's a techie who's fairly aware of what is happening. Second, who's a non-techie and just trying to get into it. If you're a techie who's already aware of certain things, who's already doing things, your goal for the next 90 days is to build as many projects as you can, so that you can showcase them to a recruiter saying, listen, I know AI so well that I can ship out products. I think that is my advice. If you're a newbie and you're starting out, my advice still remains the same, that you should have some proof of work, but that proof of work may not be an end-to-end project, an AI project. It could always be that I was doing marketing earlier and here's how I've automated one small task from marketing. Yeah, I was doing performance marketing earlier. This is just one prompt that I have written which can help me identify which are the best segments for me. I think either way, even if you want to have a career in anything but AI is just going to be a skill that is assumed for you. So just try to showcase where you are using it. It's a pure play. Can I show that I have this skill vis-a-vis just saying that I have this skill? अभी बहुत बारी क्या होता है, इंटरव्यूज में लोग आते हैं बोलते हैं हमको आता है ChatGPT. मैं बोलती हूँ समझाओ क्या होता है. Can you explain it to a 10-year-old? And it's not there 90% of the time. So intuition and mixed with projects, I think that's all that a recruiter is also looking for, क्योंकि recruiter को भी अभी नहीं पता है hard skills बहुत सारे. Until and unless it's a specific ML ops, AI ops type of job, recruiter को भी नहीं मालूम है. तो वो the person is still kind of trying to understand. तो all you need to show is high intent है आपका, projects deliver कर पा रहे हो, ship कर पा रहे हो, और AI awareness enough है कि explain कर पा रहे हो simple terms में. And what do you see people doing wrong most commonly in using AI? In using AI, when you say using AI for normal work, or do you say generally? Not realizing that the information that you're sharing is being shared somewhere. It's going to some cloud, some data center. It is going to a data center. People are putting information about their competitors, about their employees, health information, all of that. Like, be cognizant of doing that a little bit more. So safety, big end user safety. Again, the future may hold that safety is not going to be very meaningful. And अभी हम नहीं पूछते भाई मैं कहाँ डेटा पॉइंट हूँ. आपको पता है आप कहाँ डेटा पॉइंट हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए? Somewhat. कहाँ थोड़ा बहुत पता लग गया है. I just joke, but yeah. You'll be a part of more data sets than you think. I think so as well. Yeah. I've seen some research that was done on me by accident once. Wow, interesting. And 2-dimensional research थी. पेपर भी था, पेपर पे highlights भी थे. और मेरे को थोड़ा डर लग गया. मैंने बोला ये सब तो मैं भी भूल चुका हूँ. So it gets very interesting like that. Yeah. So we are not asking where am I a data point. We are not talking about privacy yet. हमने अभी पूरा का पूरा मतलब एक कैन ऑफ वर्म्स है विच इज़ द साइबर सिक्योरिटी साइड ऑफ थिंग्स, वो नहीं खोला है. हम इतना बात कर रहे हैं राइट कि आप बॉट लगा दो, आप मोल्ड बॉट और क्लॉ बॉट, ओपन बॉट्स जो भी जितने भी लगाने हैं लगा दो, फिर वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर खर्चा कर रहे हैं, उसका कोई अभी तक हमने उसके रिजॉल्व्स नहीं निकाले हैं राइट. ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो दे दी जाती है कि
90% ही एक्यूरेट है या 98% ही एक्यूरेट है या ऑटोनॉमी वो लेनी चाहिए. दोज आर मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस टू हैव ना. अभी हम ChatGPT के बियॉन्ड अडॉप्शन पे जब हम जाएंगे और हम जो इतनी बात करेंगे हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे अपनी लाइफ में और एजुकेशन में और हेल्थ केयर में और काउंसलिंग में और मियाँ बीवी के झगड़े में और घर का खाना बनाने में, इस सारी की सारी इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि हाउ मच इज टू मच. No, very valid question. Right? Yeah. And that we can only start to अब अभी उसकी बात करते हैं ना, राइट. बड़ा इंटरेस्टिंग सा थॉट आया मेरे दिमाग में. आप कैसे गवर्न करते हो कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है? इंटरनली एक मॉरल इंट्यूशन होती है जो मैंने बचपन से, मेरा कल्चर, मेरा रिलीजन, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं कुछ निकल के आता है. फेयर, परफेक्ट टेक्स्ट बुक आंसर, राइट. अब इसके बाद आपकी और आपकी वाइफ का एक शेयर्ड रिलेशनशिप है, दैट इज़ नॉट इंडिविजुअल. तो आपकी सारी चीज़ें और उनकी सारी चीज़ें एक वेन डायग्राम बनते हैं और जो इंटरसेक्शन में आता है दैट इज़ व्हाट इज़ द टू ऑफ यू. एंड देन इवेंचुअली देन आपकी फैमिली का, देन आपकी सोसाइटी का, देन आपकी कंपनी का, ऑल ऑफ दैट की जो इंटरसेक्शन छोटा और छोटा और छोटा छोटा होता रहेगा, राइट. बट एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग ना, अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा लीगली कुछ गलत नहीं करना चाहिए. तो बॉटम लाइन है, राइट, कि मेरे को लॉ नहीं तोड़ना. हाँ, लॉ नहीं तोड़ना, राइट. अब वही नहीं पता हमें कि लॉ क्या है. आपको पता है कि ये अडॉप्शन के लिए क्या लॉज हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं थोड़े बहुत अराउंड प्रिवेसी, अबाउट यूजेज एक्सेट्रा. कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट करता. जब हम किसी का अगर व्हाट सेग्रीगेट्स इन एनी लॉ, व्हाट सेग्रीगेट्स मर्डर फ्रॉम एक्सीडेंट इज इंटेंट. राइट. अगर इंटेंट खराब थी तो मर्डर किया था, अगर इंटेंट खराब नहीं थी, गलती हो गई तो एक्सीडेंट था. दोनों के अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग पनिशमेंट है, अलग सिस्टम है. इंटेंट डिसेंट्रलाइज हो जाता है जब हम एआई की बात करते हैं. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड यूज़र की, क्योंकि आपने यूज़ किया. कंपनी की, क्योंकि उसने बनाया, लॉन्च किया. डिज़ाइनर की, क्योंकि उसने इनफ सेफगार्ड्स नहीं डाले. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसमें? जो लॉयर थे कंपनी के, जिन्होंने फाइन प्रिंट्स में नहीं डाला, साइन ऑफ कर दिया. हर कंपनी में अब एटलीस्ट बिग एंटरप्राइज में तो एक सेफ्टी वाला मतलब टीम बैठा हुआ है. उनकी गलती है. किसकी गलती है वो नहीं पता हमें. जब वो नहीं पता होता तो हमें नहीं पता होता कि किसको प्रोसिक्यूट करें. प्रोसिक्यूट तो छोड़ो, मतलब स्टांस ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है. राइट. इट ब्रेक्स मॉडर्न सोसाइटी एज इट इज, बाय द वे. हाँ, जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इंडिविजुअल पे आ जाते हैं और इंडिविजुअल के मॉरल कंपस, या हम एंड यूज़र बोलते हैं यार यू थिंक यू डिसाइड, जो तेरे को लग रहा है ठीक है तो वो कर, मेरे से मत पूछ, मैं नहीं कुछ वो करूँगा, राइट. अब जो मेरे को लग रहा है वो ठीक है, वो नॉट नेसेसरीली जो आपको लग रहा है वो ठीक है. हम दोनों के डिफरेंट लाइक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, हम दोनों के डिफरेंट सो उसमें क्या हो रहा है ना कि अभी हम अडॉप्शन की एंडलेस बात कर पा रहे हैं, बट ऐसी चीज़ें विच आर एक्चुअली द फाइबर ऑफ अ सोसाइटी, इनको तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. तो मतलब फिर व्हाट अबाउट लार्ज स्केल अडॉप्शन? then adoption is very tool driven and very specific, and if adoption is very very specific and it is for specific use cases जिनको हम गार्ड रेल कर पाएंगे, तो फिर हम वो पूरा नैरेटिव बाय करते हैं कि यार एआई को कंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एआई को कंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हीं यूज केसेस में एक सेफ तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड जो है वो इट इज जस्ट कि मतलब परफॉर्मेंस एड्स चलवा लो, बट इससे जस्टिस मत करवाना, क्योंकि वो अगर वहाँ कोर्ट में बैठ गया तो फिर मतलब जस्टिस भी करा रहे हो तो उसके लॉज एंड गार्ड रेल्स होने चाहिए. मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी चला रहे हो, आपको किस परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ऐड दी किसी ने कि ये आपके लिए हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, आपने हेयर ऑयल लगाया, आप गंजे हो गए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसने तो बोल दिया कि एआई असिस्टेड डिसीजन था, जिसमें फिर हमारे बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस आते रहते हैं कि ह्यूमन इन लूप होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. बट ह्यूमन इन लूप सिर्फ बोल देना इनफ नहीं होता. If I am the human in the loop and my AI is taking 5,000 decisions in the day, I have no human capacity to overview all 500. तो मैं कुछ रूल बेस सेट कर दूंगी कि वो 5,000 में से 4,000 तो वैसे ही छट जाएंगे, 1,000 पे भी मैंने कुछ मैकेनिज्म लगा के कुछ वो कर दिया, कुछ इधर दे दिया, कुछ उधर. तो क्या होगा? फिर मेरे को बड़ी टीम चाहिए होगी. फिर क्या होगा? फिर हायरिंग बढ़ेगी. बट अब मैं उसे एक
फैंसियर AI QA टाइप का नाम दे दूंगी, या वो जो अभी जो अमेजोन वाला यूज़ केस आया था कि प्रोडक्शन पहले लोगों को हटाया, जो वो था हेड ऑफ देयर चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर, वो भी हट गया, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर गया, चीफ AI ऑफिसर आ गया। जितने लोगों को हटाया था उतने को ये वापस हायर कर रहा है, क्योंकि AI जो कोड्स लिख रहा है उनको रन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन फेलियर हो गया था एक AI रिटर्न कोड से, तो 10 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर रीजन में अमेजोन डाउन था। ओह शिट, अच्छा तो देयर सेइंग कि हम तो वो गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम तो वो गलती अफोर्ड ही नहीं कर उससे सकते। बढ़िया तो एम्प्लॉय वापस कर लो। नहीं, लेकिन अब हम, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बेच चुके हैं AI नैरेटिव को, तो अब एम्प्लॉय हायर करो जो कि QA करेगा, सिर्फ QA करेगा। हाँ, वो AI परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मैं ऊपर से देखूंगा कि ठीक है कि हाँ, राइट। हाँ, बट QA कैसे किया जाता है कोड का? आप कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, आपको पता रहना चाहिए कोड क्या कर रहा है। वही तो पहले भी वो कर रहा था, लिख रहा था वो, बस वो लिख रहा था, अब उसको पढ़ना है, दैट्स द हाँ। ओनली डिफरेंस। हाँ राइट, तो आई थिंक इट्स अ कंफ्यूजिंग वर्ल्ड। it's definitely a confusing world, but also at the end of the day what we need to take away from it is also this idea कि यार organizations will also settle down, like the dust will settle down in a few years or so. maybe my hunch is like अगर कुछ बहुत भयंकर हार्डवेयर ट्रांजिशन नहीं आता है तो my hunch is next year. अच्छा, next year तक we'll see some settling. हाँ, And could you be think- wrong, but हाँ. I think yeah, Okay. think Okay. Well, I mean, thank you so much, ma'am. मैं तो I could not have, even if I wanted to take this conversation जो जहाँ ये गई, clearly you come from a lot of lived experience with this. The detailing, मतलब I can barely think of who else I could get this detailing with in a conversation. And I'm not saying that lightly because कुछ लोग उसका philosophical view ले सकते हैं, कुछ लोग बड़ा ऐसा tangible day to day ये tool सीख लो वैसा view ले सकते हैं. But very few people can take this very comprehensive everything from the good and the bad. It started off with us being like slightly anxious कि कहाँ जा रहा है, to then seeing and appreciating कि हाँ कुछ जगह ये बहुत सही भी करेगा, to then being like पर उसके साथ भी privacy concerns हैं. You know what I'm saying? And this is the actual nature of the problem. Yeah. The problem is complex. yeah. उसको मैं एक simple अच्छा है या बुरा है करके कह भी नहीं सकता. And thank you for exploring this with me. I think you've had AI pessimists and AI optimists on the show. I call myself an AI realist. So Best positioning. I think Best position. Good job, marketing wise. नहीं, I think वो बोलते हैं ना कि इफ यूर इन द सेंटर, लेफ्ट वालों को आप राइट लगते हो, राइट वालों को आप लेफ्ट लगते हो, मेरे साथ वही सेम होता है. हाँ, मॉडरेट्स मैम, एल्गोरिथम के जमाने में मॉडरेट सिर्फ पिटते हैं, राइट, बिकॉज यू गेट डिस्क्रेडिटेड फ्रॉम बोथ साइड्स फॉर ट्राइंग टू हैव अ नॉर्मल व्यू ऑन समथिंग. एंड द वर्ल्ड वी लिव इन वो इंसेंटिवाइज करता है, या तो लाइक इवन इस एपिसोड का भी जो टाइटल थंबनेल होगा ना वो इतना बॉम्बास्टिक होगा कि दुनिया खत्म हो रही है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड इट्स बिकॉज द एल्गोरिथम, दैट्स द गेम, दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन, राइट. एंड होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ हर बार कि चाहे मेरा थंबनेल टाइटल फॉर अटेंशन ऐसा हो, अंदर आके हम एक्चुअल प्रॉब्लम और उसके अराउंड की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल भाषा में एक्सप्लोर कर पाएं, बिकॉज तो ही शायद इनलाइटनमेंट होगी ऑन दी सर्टन सब्जेक्ट्स. And the world is a very fastly changing place. One of my intellectual mentors, दूर से ही मैं बोलूँगा mentorship करी, उनका नाम है Eric Weinstein. He's also a mathematician. Yeah. Eric had this video pop up on my screen recently. I've grown very close to Eric over the years. वो मेरी शादी पे भी यहाँ आए हुए थे. Wow, how lovely. And मेरे लिए बड़ा full circle moment था कि जिस आदमी को देख के मैं बड़ा हुआ वो like he's part of my life in certain way. उनका एक video था अभी कल परसों मेरे screen पे आया, and he's just looking at somebody saying, I want to say to the young people, I'm so sorry. And like it was such a hard sink. Ki, what is this world? And it was not like this even 3 years ago. The uncertainty coefficient is extremely high. Yeah. And hopefully it settles down. But at least इस conversation से लोगों को कुछ mapping मिल जाएगी. Yeah, either it'll settle down or we become a very resilient society that will just believe that भाई चेंज होता रहता है. मतलब आपने ड्यून देखी है? हाँ, ड्यून. yes. उसका premise ही है ना that they got sick of it. Sick of it, yeah, exactly. I think मतलब हो सकता है वो वाला बहुत ही एक anarchist trajectory अगर हम ले तो ऐसा भी हो सकता है कि we all end up with being like कि यार ठीक है 6 महीने के बाद चेंज ही होना है, कोई बात नहीं, जब चेंज होगा तो सीख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, चलते रहो. बेसलाइन स्किल्स बिल्ड करो, कम्युनिकेट अच्छे से करो, मेंटल हेल्थ अच्छी रखो, हेल्थ अच्छी रखो, सोसाइटीज़ के साथ बाइंड करके रहो, रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करके चलो, एक नैरेटिव ऑन पॉलिटिक्स अच्छा लेके चलो. ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो बेस लाइन रहेंगे वो आई थिंक बहुत डिफाइन हो जाएंगे, और उसके बियॉन्ड एवरीबडी विल बी लाइक कि जॉब विल कीप ऑन चेंजिंग एंड इट विल बी लाइक एन इकोनॉमी जहाँ पर लोगों की 6-8
साल की एक जॉब की वो रहती है एंड क्योंकि स्किल ही चेंज हो गया, फिर रीलर्न कर लिया, रीस्किल कर लिया. रीस्किलिंग, लाइक लव फॉर लर्निंग विल बी द न्यू करेंसी. Right. What is it that Alvin Toffler would say? Fuck, I completely forget. It's more important to unlearn and then relearn and Relearn, unlearn and yeah, relearn. yeah. Science fiction में. Yeah, Yeah. Well, thank you so much. I appreciate this quite a lot. Thank you. I'm glad. Okay. Thank you.